साल और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क में आपका अपना शम्स जावेद न्यू कासल आपका अपना शम्स जावेद नाजरीन और शुरका को खुशामदीद कहता है। आज के अपने प्रोग्राम आओ हम बने एक आवाज़ में आज की मेज़बानी के फ़राइज़ फादर इमानुएल नज़ीर मानी और फिनलैंड से वारिस भट्टी साहब सर अंजाम देंगे। आज का हमारा इशू तालीमी तजर्बात। प्लीज़ अपना मोबाइल किसी का ऑन है वो ऑफ कीजिएगा। किसी का ऑन है मोबाइल वो इसको ऑफ कीजिएगा। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की हमेशा ये कोशिश रही है कि मसीह कम्युनिटी के अहम इशू चाहे वो सियासी हों या मजहबी हों या तालीमी, उन्हें ज़ेरे बहस लाया जाता है। आज का हमारा इशू तालीमी तजर्बात और आगही नहत अहमियत का हामिल है, क्योंकि तालीम किसी भी कौम या माशरे के लिए तरक्की का ज़ामन है, मगर अलमिया ये है कि तालीम देने वालों की अक्सरियत आज खुद तालीम के जेवर से महरूम है। गरीब और नाख्वानदगी इसकी तरक्की की राह में हाइल है। इस सूरत हाल के मद्देनज़र रखते हुए नाजरीन, आज हमने माहिर तालीम के अलावा ऐसे शख्स को भी मदऊ किया है जो समंदर पार रहते हुए भी गरीब तलबा और स्कूल की माली मदद करते हैं और चाहते हैं कि इन्हीं की तरह ओवरसीज़ में रहने वाले मुखय्यर हजरात सामने आए। आज माहिर तालीम की अहमियत और ज़ाती तालीमी तजर्बात को शेयर करने के अलावा तालीम के फ़रोग़ के लिए बावसाइल और तालीम याफ्ता अपना फ़ाल किरदार अदा कैसे कर सकते हैं और क्या तरजीहात हो सकती हैं जिस पर हम अमल पैरा होकर तरक्की याफ्ता कम्युनिटी बन सकते हैं। तो फादर नज़ीर मानी नज़ीर साहब प्रोग्राम का प्लीज आगाज कीजिएगा। जी सैमसन जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा आपने बताया कि आज का जो मौजू है ये हमारे लिए बड़ा अहम है, क्योंकि ये तालीम से मुतालिक है और तालीमी तजर्बात और आगही। और हमारी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ जो पैनल है वो सारे एक्सपर्ट्स हैं और जो खुद तालीम याफ्ता हैं और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उन्होंने किया है, और आज हम उनके तजर्बात जो हैं उनसे फ़ायदा हासिल करेंगे। और जितने हमारे नाजरीन हैं जो इस प्रोग्राम को अभी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हमें लाइव देख रहे हैं, वो यकीनन इससे फैज़याब होंगे और ये वीडियो जो है बाद में भी सेव रहती हैं और जितने भी लोग इनको देखेंगे वो इस अहम डिस्कशन जो है उससे फ़ायदा उठाएंगे। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद और उससे पहले भी जो हमारे तालीमी अदारे हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और आज हमारे लिए मुकाम है कि हम गौर खोज करें, क्योंकि हमारे साथ पैनल में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो इस बात पर रोशनी डाल सकते हैं कि हम इन 73 सालों में, खासतौर पे क़याम पाकिस्तान के बाद, हम कहाँ पे खड़े हैं तालीमी लिहाज से। हमने बहुत सारे लोगों को तालीम याफ्ता किया और उन्होंने तरक्की पाई, लेकिन क्या हमारी अपनी कम्युनिटी जो है उनके साथ हम इंसाफ कर सके हैं
या कि नहीं। तो हमारे साथ जो है वो एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको खुश आमदीद भी कहते हैं। वारिस भट्टी हैं फिनलैंड से, वारिस साहब आपको, और सिमाब आसिफ, नादिया हमीद साहिबा, वारिस अंजुम और सफदर जॉन भट्टी और सैमसन जवेद भी आप हमारे साथ हैं इस वक्त साहब। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो काइंडली अपना थोड़ा सा तारुफ बयान करें जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं। एक तो आप बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है और आपकी कहाँ पे आपने सर्व किया, और करंटली आपकी क्या एंगेजमेंट्स हैं, आप कहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सिमाब आसिफ साहिबा की तरफ बढ़ूंगा। सिमाब आसिफ, could you introduce yourself to us please? थैंक यू वेरी मच फादर जी। मेरा नाम सिमाब आसिफ है और मैं दरस तदरीस के शोबे से तकरीबन पिछले 20 साल से मुंसलिक हूँ। और मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, फिर मैंने बीएड किया। उसके साथ मैंने नेशनल इंटरनेशनल नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स की हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्लस स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स ली हैं। और आजकल मैं सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड हूँ। मैं जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन पे जब पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं तो उनका एक कास्ट टेस्ट होता है, मैं उसकी तैयारी कराती हूँ, उनको उसमें पढ़ाती हूँ मैं उनको। उसके अलावा मैं उनके साथ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेसी के जो मॉड्यूल्स होते हैं वो मैंने 9 उनके साथ प्रिपेयर किए हैं जो कि बड़ी सक्सेसफुली लॉन्च हुए हैं अभी। और जितने सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में डिफरेंट रिक्रूट लेवल्स और इन सर्विस ऑफिसर्स हैं उनको वो पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ साथ मैं दादा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ इकोनॉमिक्स, और पिछले 10 साल से मैं सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में पढ़ा रही हूँ इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, और उसके साथ साथ मैं वहाँ पे सोशल एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटर। थैंक यू। जी सैमसन भाई की आवाज नहीं आई। जो है वो ऐसा है कि किसी के मोबाइल की आवाज जो है वो आती है वापस, तो प्लीज उसको म्यूट करें जिसके भी आवाज आ रही है। मोबाइल की आवाज आती है जो साथ रखा है। जी फादर जी, जी फादर जी आगे आगे बढ़ाइएगा आप। मेरी आवाज सब तक पहुंची? जी जी बिल्कुल आवाज गई है। ये सिर्फ ये है कि आप अगर मोबाइल पे देख रहे हैं उसको साथ रखा हुआ है तो उसकी आवाज जो है वो बंद रखिएगा। जी फादर जी। जी सॉरी, कुछ नेट में प्रॉब्लम थी, उस वजह से वो बात को जारी नहीं रख सके। अभी मैं हम दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन दे दूं? नहीं वो गया है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि माइकल साहब जो है हमारे साथ टाई तो नहीं थे, ये कैसे आए ये मुझे आई डोंट नो के। जी फादर जी। हाँ जी आप आगे फादर जी। फादर जी आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे लगता है वो आवाज नहीं जा रही, तो ये जी फादर जी आप कीजिएगा। जी जी अभी आ रही है। कुछ नेट की प्रॉब्लम थी। आई होप इट इज ओके नाउ। कैन यू हियर मी ऑल? या Am I supposed to हमारे repeat my साथ introduction? वारिस अंजुम है। मैं चाहूंगा कि वारिस अंजुम जो है वो अपना मुख्तसर तारुफ जो है वो पेश सॉरी, करें। वो मैं जी आपको वारिस बात अंजुम कर रहा हूँ। ये माइकल साहब ये कहाँ से आए बीच में? तुम्हारे हमें तो नहीं पता, अगर वो सुन रहे हैं तो। मेरा नाम वारिस अंजुम है और मैं गुज़श्ता 30 सालों से दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ। मैं सेंट फ्रांसिस जेवियर हाई स्कूल का यूमाबाद कराची से मुंसलिक हूँ और यहाँ पर एज ए साइंस टीचर मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी ग्रेजुएशन सेंट पैट्रिक से और बीएड और एमएड हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची से। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस शोबे में
इस प्रोफेशन में शौकिया तौर पर आया हूँ, प्री प्लान। बचपन से ही मुझे इस पढ़ाने का शौक था और मैं इसी शौक के तहत इसमें आया हूँ और आज तक ये शौक बरकरार है और मैं पूरी लगन के साथ, शौक के साथ, मेहनत के साथ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ताकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स के साथ उसका इंसाफ किया जा सके। थैंक यू। जी सफदर जॉन भट्टी साहब। जी जी, मेरा नाम सफदर जॉन भट्टी है और मुझे तकरीबन 35 ईयर्स से प्लस अरसा हो गया है टीचिंग में और इस दौरान मैंने तकरीबन 12 ईयर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ प्रिंसिपल और हेड मास्टर के तौर पर मुख्तलिफ कैथलिक स्कूल्स में काम किया है, जिसमें सेंट जॉन्स हाई स्कूल ड्रिग रोड में मैं प्रिंसिपल के तौर पर काम करता रहा, फिर सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल में भी हेडमास्टर के तौर पर काम करता रहा और इस वक्त जो है मैं सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर के तौर पर काम कर रहा हूँ और साथ साथ स्टूडेंट काउंसलिंग की जिम्मेदारी जो है वो मुझे दी गई। As far as my education is concerned, मैंने एकेडमिक में मास्टर्स किया हुआ है और इसी तरह प्रोफेशन में भी अपने जो है एमएड कंप्लीट किया हुआ है। तो एकेडमिकली भी मास्टर कंप्लीट है और प्रोफेशनली भी मास्टर किया हुआ है। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं नादिया हमीद साहिबा। Could you introduce yourself to us please? जी फादर जी, मैं बाय प्रोफेशन जो हूँ एज ए लॉयर हूँ, लेकिन मैंने मास्टर पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ और बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि मेरा एजुकेशन से भी ताल्लुक रहा है कि मैं पढ़ाती भी रही हूँ कुछ अर्सा सेंट जोसेफ स्कूल में। वहाँ पे मैंने एक कॉन्फ्रेंस वो रिसर्च हो रही थी पाकिस्तान एजुकेशन डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ ऐसे वहाँ पर हिस्सा लिया हुआ है, एक कुछ ट्रेनिंग्स के अंदर उनके पार्टिसिपेट किया था और एजुकेशन में आगे चलते रहे। तो मैं हर क्लास को मैट्रिक तक पढ़ाया हुआ और कुछ स्टूडेंट्स को मैंने एफएससी में भी पढ़ाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है एजुकेशन के हवाले से। और दूसरा जो है ट्रेनिंग्स थी जो कि मुख्तलिफ टाइम पीरियड में मैं करती भी रही हूँ और उनके थ्रू हम काउंसलिंग का काम भी करते रहे स्कूल में। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू नादिया हमीद साहबा। और वारिस भट्टी साहब हमारे साथ फिनलैंड से हैं और वो आज मेजबानी के फ़राइज़ भी साथ अंजाम दे रहे हैं। तो वारिस भट्टी साहब, could you introduce yourself to us please? ये माइक जो है अपना ऑन कर लीजिएगा प्लीज। मैंने वहाँ पे मेरा एजुकेशन से ताल्लुक नहीं है, मेडिकल प्रोफेशन है मेरा। मैंने एफएससी किया और फिर मैंने नर्सिंग की कराची लियाकत नेशनल से, फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और 4 इयर्स अबाउट मैंने काम किया लियाकत नेशनल में और फिर उसके बाद 94 में मैं यहाँ फिनलैंड आ गया। तो यहाँ से मैंने मास्टर्स किया है, मास्टर्स इन हेल्थ केयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स, और ये है WHO, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी और हेलसिंकी यूनिवर्सिटी। तो इनके थ्रू तो मेरी जॉब तो हम WHO के वर्कर्स हैं, लेकिन चूंकि कुछ वजूहात की वजह से मुझे परमिशन नहीं मिली घर में उनके साथ रहने की, किसी वो दूसरे कंट्रीज में जाके काम करना पड़ता है। तो फिर मैं यहाँ हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में, हेल्थ यूनिवर्सिटी में इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ कोई 25 साल से। आवाज म्यूट हो गया। सैमसन जवेद साहब, कैन यू हियर मी प्लीज? बीच में आपकी आवाज नहीं आई थी, लेकिन हमारे साथ हैं। जी जी जी, सॉरी वो माइक बंद था। सैमसन जवेद साहब, आर यू देयर? चले, मेरा ख्याल उन तक आवाज नहीं जा रही। अच्छा, तो ऐसा कि अब थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ।
और हम अपना जो आज का मौजू है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप खुद जो है वो माहिर तालीम है, और नादिया हमीद साहबा ने भी बताया कि उनका भी तालीम से ताल्लुक रहा है और वो अभी लीगल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है जिसे हम आगाज करते हैं वो ये है कि आप, जैसा मैंने इंट्रो में भी कहा कि पाकिस्तान के वजूद के आने के बाद जो है हम देख सकते हैं कि जो हमारी तालीम जो है, शोबा तालीम जो है, उसमें खिदमात क्या हैं, क्या हमने खोया है और क्या हमने पाया है। तो ये दोनों पहलू जो है ये हमारे लिए बहुत अहम है। आप खुद, आपका गहरा ताल्लुक है तालीम के साथ, तालीमी शोबे के साथ, और जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से। तो मैं चाहूंगा कि सीमाब आसिफ जो है, काइंडली इफ यू कुड टेक अ स्टार्ट विद दैट। जी। बिफोर आई बिगिन, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि मैं हूं एक एजुकेशनिस्ट, और मेरा प्योरली जो एजुकेशन का एनालिसिस होगा सिर्फ वो होगा, और ना किसी चर्च को, ना किसी चर्च लीडर को, ना किसी और से किसी किस्म का कोई ताल्लुक या लॉबी से है। और ना तो मेरी जो, अगर किसी को बात नागवार गुजरे या कोई ऐसी क्रिटिकल बात हो या कोई अप्रिसिएशन होगी, दैट इज गोइंग टू बी ऑन न्यूट्रल बेसिस। हम बीइंग कम्युनिटी मेंबर्स, हम उस चीज को एड्रेस करने जा रहे हैं। तो तमाम नाजरीन से, तमाम सुनने वालों से सिर्फ एक गुजारिश होगी कि सिंस दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, जब हम चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं तो हम उनको समझ बेहतर नहीं सकते। कई चीजों को समझने के लिए शायद कई ऐसी हसास चीजें भी होती हैं जो शायद हम टच करें। तो लेट्स बिगिन। और तमाम नाजरीन को हैप्पी मदर्स डे भी, क्योंकि लकीली आज वो दिन है जो मदर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो तमाम माओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड खुदावंद आपको इसी तरह अपने खानदानों में बरकत देता रहे और आप अपने खानदान की अच्छी तरबियत करते रहें। तो आएंगे अपने टॉपिक पे। आपने बात की कि एजुकेशन इन पाकिस्तान। देखिए, मुझे ये लगता है कि जब हम बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट की, 1947 से पहले की, तो यहाँ पे चूंकि सारे ब्रिटिशर्स थे, यहाँ पे मिशनरीज थे जो कि काम कर रहे थे, उन्होंने वो तालीम का सिलसिला शुरू किया हुआ था। 1947 के बाद वो उसी तरह कंटिन्यू हुआ। जो उस वक्त सारे तालीम को फैलाने वाले लोग थे वो मिशनरी थे। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, वही कंटिन्यू हो रहे थे, साथ वही काम चल रहा था, वही सब चीजें चल रही थी। फिर उसके बाद एक एरा आया 70s के आसपास का, जब भुट्टो साहब थे, कौसर नियाजी जो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स थे, जिस वक्त उन्होंने ये सारे इदारे नेशनलाइज किए, जो जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, तो उसके साथ साथ एक और काम भी किया था कि उन्होंने मिशनरीज को वीजास देने बंद कर दिए थे। तो उसके साथ क्या हुआ था कि वो जो एजुकेशन की भाग दौड़ थी वो देसी क्रिश्चियंस के हाथ में आ गई थी। वो जो भी थे, वो कैथलिक हो, प्रोटेस्टेंट्स हो, वो जो भी हो, लेकिन हुआ ये कि देसी क्रिश्चियंस के हाथ में आने से ये हुआ कि जो शायद प्लेसमेंट्स होनी चाहिए थी, जहां पे जो लोग होने चाहिए थे, जिनको शायद वो प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, अनप्रिपेयर्ड थे उस सारी चीज के लिए, तो जिस तरह से उसको आगे लेके चलना चाहिए था, हम नहीं चल सके। आप एक डिक्लाइन देखेंगे, 70s तक तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। आप उस वक्त के जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, उनकी जो एजुकेशन है, आप उसको देखें, आप उसको वे करके देखें, तो आपको बड़े बड़े लीडर्स दिखते हैं उसमें। 70 के बाद आपको डिक्लाइन दिखेगा। डिक्लाइन भी ऐसा कि आज हम उस जगह पे खड़े हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिशनरीज छोड़ के गए थे हमारे पास, उनमें भी आप उठा के देखें तो तालीम और तालीम का म्यार और वो स्टैंडर्ड्स, वो इतना डिक्लाइन हुआ कि आज हम एज ए कम्युनिटी पाकिस्तान में, जिस वक्त मैं कल एक प्रोग्राम फॉलो कर रही थी जो माइनॉरिटी कमीशन पे हो रहा था, यहीं पे हो रहा था, सुनीला रूथ और आसिया नासिर थी और बहुत सारे लोग थे। तो उसमें उन्होंने एक बात हाईलाइट की थी कि कोटा भी अगर गवर्नमेंट दे देती है तो हमारे पास लोग नहीं होते हैं जो उन जगहों पे हम प्लेस कर सके। तो ये है हमारी एजुकेशन का आलम कि हमारे पास जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उस वक्त आए, हम उनको भी सस्टेन नहीं कर पाए। हमारा जो एक रोल था
बीइंग क्रिश्चियन और क्रिश्चियन कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग हम बैकबोन थे पाकिस्तान में, एक हेल्थ डिपार्टमेंट में और एक एजुकेशन में। तो आज हमारा आलम ये हो गया है कि हमारे अपने जो इदारे थे वो खसारे में चले गए। तो डेफिनेटली एक हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि हम जो पाइनियर्स थे एजुकेशन के, आप देखें हमारे पास कौन कौन से इदारे थे। हमारे पास गॉर्डन कॉलेज, हमारे पास मरे कॉलेज, हमारे पास एफसी कॉलेज, हमारे पास एडवर्ड्स कॉलेज, हमारे पास और बेशुमार ऐसी मिसालें जो मिशनरीज ने इदारे छोड़े हमारे पास, लेकिन उनको हम उस तरह सस्टेन ही नहीं कर पाए, हम उनको उस तरह चला ही नहीं पाए। नेशनलाइज जब डी नेशनलाइज उसके बाद हुए हैं, तो आप देखिए कि आज भी गॉर्डन कॉलेज जो है उसकी वो हालत है कि हुकूमत वापस देना चाहती है, लेकिन हमारे पास लोग नहीं है जो उसको संभाल सके। हमारे सामने मरे कॉलेज की एग्जांपल है, हमारे सामने और बेशुमार ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की मिसाल है जो डिक्लाइन हुए हैं। हमने अपना रेशो अगर निकाल के देखें कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो अपने बच्चे हैं उनका जब रेशो आप निकालते हैं तो हमें बड़ा कम लिटरेसी रेट मिलता है। 2017 में जो टोटल पाकिस्तान का लिटरेसी रेट था वो तकरीबन 57% था। अभी 2020 के स्टार्ट में गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम लिटरेसी रेट को 58% से 70% तक लेके जाना चाहते हैं। तो अगर ये हमारे मुल्क का लिटरेसी रेट है तो आप उसमें देखें कि पाकिस्तान के फिर क्रिश्चियंस का लिटरेसी रेट किधर है। हेलो जी 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 जी, सुने मेरी आवाज आ रही है? जी जी। आ रही है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में इस वक्त फिर हमारा जो बीइंग क्रिश्चियन कम्युनिटी, हमारा लिटरेसी रेट कहाँ पे है। हमारे देखें जो हमें मिशनरीज देके गए जो इदारे, चाहे वो आप बात करें जितने भी कॉन्वेंट्स हैं, जो हमारे पास जो कॉलेजेस थे, जितने स्कूल्स वो देखे गए, उसमें हमने कितना मल्टीप्लाई किया। वही जो बड़े बड़े स्कूल थे वही चले हैं आगे। उनमें से ज्यादातर मेजॉरिटी में ये हुआ कि उनका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड था वो डिक्लाइन हुआ, उनमें जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स थी उनका रेशो भी कम हो गया, और इवेंचुअली आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पे हमें बहुत साउंड, आपने रैपिड ग्रोथ देखी है सिटी स्कूल्स की, बीकन स्कूल सिस्टम की आपने, और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल देखे हैं जो अभी मुश्किल से हार्डली 2 डेकेड्स ओल्ड हैं, लेकिन आप उनकी मशरूम ग्रोथ देखें, आप उनको देखें कि हम अपना कंपैरिजन जब करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हम जो एजुकेशन दे रहे हैं अपने मिशनरी इदारों में वो ग्लोबल चैलेंजेस के साथ फाइट करने के लायक है। जो हम अपना प्रोडक्ट पेश कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे वहां से निकल रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड और जो बाकी, देखिए हम तो वो थे जब मिशनरीज आए थे तो उनका किसी से ताल्लुक नहीं था, वो वहां से एक सूटकेस लेके आते थे, ना यहाँ पे उनका कोई रिश्तेदार था, ना यहाँ पे कोई अजीज थे, कोई नहीं था, लेकिन एक स्पिरिट थी, एक जज्बा था, एक खिदमत के तहत उन्होंने आके यहाँ पे एजुकेशन का काम शुरू किया। और वो जब वापस जाया करते थे, बल्कि वहां पे उनकी लग्जरी लाइफ थी फैसिलिटीज के साथ ही। यहाँ पे हमने देखा कि गर्म इलाकों में आके रहे, वो बगैर फैसिलिटीज के रहे, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, उन्होंने कम्युनिटी को प्रमोट किया, उन्होंने हमें लीडरशिप भी दी, तब तक हमारे पास लोग भी रहे। लेकिन अब आप देखें कि अब हमारा सानिहा क्या है। जब आप चर्च को उठा के देखते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को उठा के देखते हैं, तो वही क्रिश्चियंस जिनके बारे में कहा जाता था कि अच्छा क्रिश्चियन की गवाही है तो भाई फिर ठीक ही होगा, क्रिश्चियन के साथ मामलात थे, लेन देन थे, तो एक ट्रस्ट था उन पे, एक बात थी कि नहीं जी क्रिश्चियन अगर खड़ा हुआ तो ठीक है। लेकिन आज हम अपने खुद के चर्चेस बिकते देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि कोई क्रिश्चियन अगर कहीं कोई मामला तय करता है तो लोग डरते हैं, इवन क्रिश्चियन से कोई लेन देन कोई मामले में डरता है कि नहीं पता नहीं पैसा ना डूब जाए, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कोर्ट कचहरी ना हो जाए, क्या हो जाए। तो ये एज ए कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारा कैरेक्टर बनाए। एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन ने आपको वो शऊर देना है, वो विजडम देनी होती है, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं जिससे आप दुनिया को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को इंटरप्रेट करते हैं। हमने जो हमारी एजुकेशन थी उसमें कहाँ गई वैल्यूज, कहाँ गई हमारी सोच की तामीर, कहाँ गया हमारा अपना कैरेक्टर। तो मेरा ख्याल है कि ये वो सारी चीजें जिसपे हमें बड़ा मेरा ख्याल है अब तो हाई टाइम है। अभी भी नहीं अभी देखें उंगलियों पे रह गए हमारे पास हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो कि डिक्लाइन में है, जिनका बार बार जिक्र होता है कि हम खसारे में जा रहे हैं, हम खसारे में जा रहे हैं। हमारे तो आलम ये होना चाहिए था
कि अगर एक सेंट पैट्रिक स्कूल हमारे पास था तो इस वक्त हमारे पास दर्जनों सेंट पैट्रिक स्कूल के लेवल के स्कूल्स होने थे। सेंट एंथनीज बनाया गया, सेंट एंथनीज के लेवल के हमारे पास कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए थे। अगर इनकी बात करें, हम चर्च ऑफ पाकिस्तान की बात करें, तो कैथीड्रल स्कूल सिस्टम एक इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें बहुत सारे इन्होंने नो डाउट स्कूल्स बनाए, लेकिन जो हमारी क्रिश्चियन नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसके साथ आप देखें कि जितनी जो हमारा मैच होना चाहिए था, क्या हमारे पास हैं उतने नंबर ऑफ स्कूल्स, क्या हम केटर कर रहे हैं अपने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को, अपने क्रिश्चियन यूथ को, अपने बच्चों को। क्यों हमारे बच्चे आज भी गलियों में पाए जाते हैं, क्यों आज भी खवातीन घरों के काम कर रही हैं, क्यों वो जो कच्ची बस्तियां थी वो कच्ची बस्तियों की बस्तियां मल्टीप्लाई हुई हैं। आप ये देखें कि अब पाकिस्तान में कितनी एनजीओस काम कर रही हैं, हर चर्च काम कर रहा है, हमें फंडिंग आती है, सब कुछ होता है। तो आज तो मेरा ख्याल है अगर वो फंडिंग को आप ऐड करें एक जगह 1947 से अभी तक की जितना पैसा चर्च के पास, जितनी फंडिंग हुई, जितनी एनजीओस काम कर रही हैं, अगर वो सारा का सारा पैसा कैलकुलेट करके आप डिवाइड करें अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे, तो हर खानदान खुशहाल होना चाहिए था, हर एक को पढ़ा लिखा होना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं है? हमारे आसपास ही है जो आज भी रो रहे हैं, जो आज भी कर्जे मांग रहे हैं, जो आज भी जिनके बच्चे नहीं पढ़े हैं तो नहीं पढ़े, वो आज भी वैसे ही फिर रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल स्टडीज और हायर स्टडीज है, आज भी उसमें बहुत लो रेशो है, बहुत लो नंबर है। मैट्रिक, इंटर, शायद ग्रेजुएशन। जी जी सिमाब, सॉरी, थोड़ा सा फिर आपको मौका मिलेगा क्योंकि वक्त हमारे जी पास जी 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 बिल्कुल 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 तो बिल्कुल आगे चलते हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ पे वजाहत करूँ कि दो टाइप के हमारे पास मीडियम चल रहे थे, एक इंग्लिश मीडियम था और एक उर्दू मीडियम था। उर्दू मीडियम जो है हमारे पुअर कम्युनिटी या छोटे आते थे, और जो इंग्लिश मीडियम थे उनके बकौल के उनसे पैसे लेके, इंग्लिश मीडियम से लेके हम जो उर्दू मीडियम है वहाँ डालते हैं पैसे। और ये जो नेशनलाइज अदारे हुए, उस नेशनल अदारों से नेशनलाइज से हमारी जो एक बहुत बड़ा गैप आया, उससे एजुकेशन के मेयार का क्या, बहुत सारे जब क्रिश्चियन स्टूडेंट गए गवर्नमेंट में, तो जाहिर है वहाँ पे जो छूत छात का उनको सामना करना पड़ा, तो बहुत से ड्रॉप आउट हो गए स्टूडेंट्स। तो इस तरह जो है वो आपकी बात बहुत वाजिया है। तो हम अगर थोड़ा थोड़ा वक्त लेके कम से कम 6 मिनट लेके आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी सैमसन साहब, थैंक यू। और इसी बात को हम लेके आगे की तरफ चलते हैं। मैं वारिस संजम साहब की तरफ बढ़ूंगा। वारिस संजम साहब, सिमाब आसिफ साहिबा जो है उन्होंने एक एनालिसिस पेश किया कि जो हमारे तालीमी अदारे हैं वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी और किस तरह वो तनाज़ुली का शिकार हुए हैं। और फादर जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्योंकि वारिस साहब ने जो है, मेरा ख्याल है कि जो उनका एक मोटो जिंदगी का रहा है मोटो, उसको अगर वो वजाहत यहाँ पे करते जाएं और किस मरहाइल से वो गुजर कर यहाँ तक वो आए, तो मेरा ख्याल है जाती तजर्बात को अगर लाएं तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर है। कि बल्कि क्योंकि आज मेजबान के भी प्राइज कुछ उनके पास हैं, तो जी वारिस दो है यहाँ पर, फिनलैंड वाले से पूछ रहे हैं कि कराची वाले से? मैं इसलिए आपके फिनलैंड जो वारिस भट्टी साहब, अच्छा मुझसे कह रहे हैं फादर जी, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपने वारिस संजम साहब से पूछा था या वारिस भट्टी साहब से? मैं वारिस संजम साहब से पूछा, वारिस भट्टी साहब। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। जी। तो बहुत अच्छी बातें जो है सिमाब आसिफ साहब ने एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे हमारी डिस्कशन जो है वो उसके हवाले से बातें की हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे तालीमी इदारे खासतौर पे एक वक्त था जब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा थी और वो में बड़ी अच्छी हालत जो है उसमें मिले, और उन तालीमी अदारों से बहुत नामवर शख्सियात जो हैं वो उन्होंने इस्तेफादा किया। ये किताब है मेरे पास, ये देश हमारा है, और इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे लिखा है कि बरसगीर की नामवर शख्सियात जिनमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, फौजी ऑफिसर्स, जज, वकला, गर्ज के हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों की कसीर तादाद मसीही स्कूलों के फारगुल तहसील है, और इसमें कोई शक नहीं।
और उसमें नाम मेंशन किए हैं जिनमें सर सैयद अहमद खान का नाम है कि उन्होंने मसीही तालीमी इदारे से तालीम हासिल की। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, CMS मिशन स्कूल कराची, और मुसव्विर पाकिस्तान मोहम्मद लामा इकबाल, स्क्वाच मिशन हाई स्कूल और मरे कॉलेज सियालकोट। और इसके बाद अजीम तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ और मौलाना जफर अली खान, और इसके अलावा बहुत सारे नामवर लोग जो हैं। तो ये एक तो बात है कि जो तालीमी इदारे थे उनका एक मेयार था, और जो लोग वहाँ से फारगुल तहसील हुए, हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया जो क्रिश्चियन नहीं थे। मतलब कि एक तो एजुकेशन तो सबके लिए है, लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमने देखना है कि हमारी अपनी कम्युनिटी को हमने कितना फोकस किया, उनकी तरक्की को हमने कहाँ तक आगे बढ़ाया। तो आप क्योंकि इस शोबे से मुंसलिक हैं, सिमाब आसिफ ने जो बात की कि हम मुसलसल तनज़ली का शिकार हुए, और अभी वो वक्त है कि जब हमारे पास लोग नहीं है कि वो दोबारा उसको अपग्रेड कर सकें या वो अदारों को दोबारा बहाल कर सकें। तो इसकी क्या वजूहात है आपके नजदीक? मैं पूछना चाहूंगा कि आपने एक बीच में जिक्र किया है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा, मतलब हमारे जो लोग हैं, बाद में जो बच्चे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, या क्या आपने दोबारा जरा इसको रिपीट करके वाज़िया कर दें? मैं जरा थोड़ा सा ये करूं कि इन्होंने नाम लिए बड़े, क्या ये जो बड़े नाम है, इस तरह इन अदारों से, इन क्रिश्चियन अदारों से, क्या मसीहियों ने भी इतने बड़े नाम पैदा किए? इन बड़े अदारों ने क्या मसीही कोई पैदा किए उन्होंने? ठीक है, बिल्कुल। पहली बात यह कि मिस सिमाब ने बहुत अच्छा एक एनालिसिस पेश किया है, बहुत वाज़िया, और सच यही है कि वाकई हमारे अदारों का नाम था, और जितनी भी पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज हुई हैं वो उनका जिक्र जब किया जाए तो वो खुद बल्कि जिक्र करते हैं, इकरार करते हैं कि हमने क्रिश्चियन अदारों से पढ़ा है। तो ये बिल्कुल हमारे लिए जो है वो काबिल फख्र बात है। लेकिन अब है कि क्रिश्चियन लोगों ने किस कदर फायदा उठाया है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम गिनती के लोग हैं वो, और आटे में नमक के बराबर है। और ये हालत जो है अभी और भी ज्यादा पसमानदगी का शिकार है कि हम देखें, अगर अपने ही स्कूलों में, पूरे पाकिस्तान का अगर हम देखें, जायजा लें, तो हमारे ही स्कूलों में, मिशनरी स्कूलों में या क्रिश्चियन प्राइवेट स्कूल जो हैं, मिशनरी स्कूलों से हटकर अभी लोकल लोगों के, तो वहां पर क्लासों में, ज्यादातर स्कूलों में मैंने देखा है कि क्रिश्चियन बच्चों की तादाद, मेरा ताल्लुक ज्यादातर सेकेंडरी क्लासेस से रहा है, तो सेकेंडरी क्लासेस में मैं काफी स्कूलों में जा चुका हूं, तो मैं हमेशा काउंट करता हूं कि क्रिश्चियन यहाँ पर कितने हैं, तो बहुत कम होते हैं। तो इसी बात के तहत देखा जाए तो जो अभी भी आजकल जो देखने में बात आती है कि क्रिश्चियन जो है इन ही अदारों से दुनिया आज भी फख्र महसूस करती है कि इनमें पढ़ने को, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो बहुत तादाद कम होती है। बेशक पहले से क्रिश्चियनों का एजुकेशन रेशियो बढ़ा है, लेकिन ऑन द होल अगर देखें तो अभी भी हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा तालीमी लिहाज से पसमानदगी का शिकार है। इसकी वजह जो है, एक तो जैसे कच्ची आबादियों के लोग हैं, तो वो शायद फाइनेंशियली वो इस म्यार पर पूरे नहीं उतरते, और मिशनरी स्कूलों में उनको देखा जाता है कि जी आप कहाँ से आए हैं, किस इलाके से आए हैं, तो उनको रिफ्यूज कर दिया जाता है, या वो टेस्ट ही पास नहीं कर पाते, क्योंकि वो कच्ची आबादियों से कई तरह के मसाइल का शिकार होते हैं, और इन सारे कम्युनिटी के जो हमारे मसाइल हैं उनके जहनों पर उनके असरअंदाज वो होते हैं। इसलिए भी हमारे बच्चे ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि जहनी तौर पर भी पसमानदगी का शिकार होते हैं, और उनको रिफ्यूज कर दिया जाता है, ज्यादातर लोगों को
जहां तक मैंने इसको देखा है तो काफी सारी तादाद जो है हमारी अभी भी बेबहरा है और तालीम से वो या तो प्राइमरी से वो छूट निकल जाते हैं स्कूलों से, या फिर लोअर सेकेंडरी या मैट्रिक भी नहीं कर पाते। बहुत कम बच्चे जो मैट्रिक कर पाते हैं। मैं कराची से हूं तो कराची की बहुत सी बस्तियों में अगर देखें जाकर तो पता चलता है कि मैट्रिक क्लास कितने पास है जी यहाँ पर, या चर्चिज में हम जाते हैं वहां पर भी इस बात को कलीसियों में से पता करते हैं कि जी इधर कितनी तादाद है पढ़े लिखों की, मैट्रिक पास कम से कम बच्चों की तो वो बहुत कम। और फिर इंटर को देखा जाए तो इंटर और भी कम। तो ये रेशो जो है हमारा प्राइमरी से कम होता है, फिर लोअर सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट तक और फिर ग्रेजुएशन तक और भी कम हो जाता है। तो ये हमारे अपने लोगों की तादाद अभी तक कम ही है। मेरा क्वेश्चन है हमारे हिसाब से कि इसकी वजह क्या बनती है, कि हमेशा पैसे ही बनते हैं वजह, या कल्चर है वहाँ का, या फिर अवेयरनेस नहीं है उनमें? तो क्यों होता है ये इस तरह? वजह जो है सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि इसकी वजह जो है वो हमारे जो अदारे हैं उनका म्यार भी है। उनका म्यार पहले जैसा नहीं रहा। जो मैंने कहा है ग्रेजुअली तादाद कम होती है। प्राइमरी में 50-60% बच्चे तालीम से दूर हो जाते हैं और लोअर सेकेंडरी में फिर कुछ तादाद और कम होती है, फिर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट तक और ग्रेजुएशन तक। ये हमारे जो म्यार हैं अदारों के वो भी इसमें इन्वॉल्व है कि बच्चे जो हैं वो तालीम में एडजस्ट नहीं हो पाते और बर्डन महसूस करते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल जो है वो उचाट हो जाता है और वो तालीम से राह फरार इख्तियार करते हैं और दीगर बुराइयों में, जब तालीम से हट जाते हैं तो दीगर बुराइयों में और सोशल जो प्रॉब्लम्स उनमें पड़ जाते हैं। तो ना सिर्फ फाइनेंस है बल्कि और भी वजूहत हैं। इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे अदारों के जो टीचर्स हैं, बहुत टीचर्स ऐसे भी हैं कि जो अपने सब्जेक्ट के साथ अपनी जो जिम्मेदारी है उसके साथ इंसाफ नहीं करते और बच्चों पर पूरी मेहनत नहीं करते। इससे भी बच्चे मुतनफ़र होते हैं और तालीम से दूर होते चले जाते हैं। और हमारे अदारों का माहौल भी इसमें शामिल है और हमारा मुआशरा भी इसमें शामिल है। ये सारे माहौल की इन्वॉल्वमेंट, हमारे इंस्टीट्यूशन का लो म्यार जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट, ये सारे फैक्टर हैं जो इस पर इफेक्ट करते हैं और बच्चे तालीम से ग्रेजुअली दूर होते चले जाते हैं। जी 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 जी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हमारे चर्चिज भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। तो चर्चिज का और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए अगर, तो इससे भी कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। जी जी वारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन जो हमें मुझे आवाज नहीं आ रही है। जी जी, अभी देखिए आवाज आ रही है आपको? नो। अभी देखें। अच्छा चले, थोड़ी देर बाद जरा ऑनलाइन रहे, वो आ जाएगी बात। हाँ जी जी जी। वारिस संजम साहब, आपको आवाज आ रही? जी 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 हमें आ रही। जी 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 जी। एक तो मैं अभी वारिस भट्टी साहब की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि वो मेरे साथ आज मेजबानी के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं और आपने कन्वर्सेशन सुनी है सीमाब आसिफ की और वारिस संजम साहब की, और उन्होंने फैक्टर्स बताए, एलिमेंट्स बताए। एक तो आप अपने खुद तजर्बे की बुना पर बयान करें कि ये जो तालीमी तनाज़ली है उसकी क्या वजूहात है। और कोको भट्टी साहब है, उन्होंने ये कहा कि वारिस भट्टी जो है उन्होंने जो बयान करे ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन उधर ही है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है इनकी डिटीरिएशन जो है वक्त के साथ जो तनज़ली है इसकी वजूहात जो है वो क्या है, सॉलिड जो वजूहात है। जी वारिस भट्टी साहब। तालीम में स्कूलों में तो इसके वजूहात सफदर या वारिस या फिर वो लोग बता सकते जो वहाँ कराची में हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे उनकी वजूहात जो नजर आती है हमारी कम्युनिटी में,
कुछ ऐसा है कि अवेयरनेस जो जब हम लोग थे वहाँ कराची में कॉलेज में, तो हम लोग आप लोग ने सुना होगा नाम हमीद हैनरी। जी जी, हमीद हैनरी, जी जी। हाँ जी, तो मैंने उनकी बहुत सारी क्लासेस अटेंड किया, तो हम लोग को अवेयरनेस पे लेक्चर्स देते थे। तो हम लोग फिर वहां से निकल के तो जाके मोहल्लों में जाते थे। तो वहां पे जो गरीब लोग हैं, गरीब तो मैं भी गरीब ही था, लेकिन एक लफ्ज है कहते हैं जो मेरे से जो गरीब है उसको मैं कहूँगा ये गरीब है। तो वहां पे जाके तो उनको ट्रेन करते थे कि बच्चों को भेजो स्कूल। तो इस तरह से मुझे नहीं, आई डोंट नो ये लोग उधर जो हैं ये लोग जानते होंगे कि क्या वजह होती है। कुछ लोग के पास उस वक्त भी पैसे नहीं थे, नहीं होते थे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। फादर जॉर्ज मेलो का नाम मुझे लगता है सब जानते होंगे। तो मैं उनके साथ काम करता था उन दिनों में, कॉलेज में था। तो मैं कुरंगियों में जाता था, तो मेरा काम लोगों के घरों में नहीं जाना था। तो मैं था वहाँ इंचार्ज जिनका जो यूथ है उसका। तो फिर मैं देखता था बच्चे गंदे घूम रहे हैं और इस तरह से, तो वो फिर कैसे वो अच्छी यूथ कैसे बनेंगे कि उनको कोई देखने वाला ही नहीं है। तो मैं फिर जाके उनके घर पे नॉक करना, कई दफा उन्होंने कहा चल भज्जा कौन है, तो ज़ाहिर है वो तो नहीं जानते कौन है। तो फिर भी मैंने बात करनी, बेइज्जती करवा लेनी, फिर भी मैंने बात करनी। तो मैंने काफी लोगों को एग्री कर लिया कि अगर आप लोग इनको पढ़ाओगे तो मैं स्कूल में बात करूंगा। तो 8-10 लोग हो गए जमा। तो मेरे फादर ने कहा मैंने तुम्हारी शिकायत सुनी है। मैंने बोला शिकायत क्या कर दिया मैंने? कहते नहीं तुम लोगों के घरों में जाते हो तो उनको ना तुम एक्टिवेट करते हो कि बच्चों को स्कूल भेजो। बोला ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? कहता नहीं नहीं बात तो अच्छी है, पर ये तो हमारा काम है, तुम क्यों कर रहे हो, तुम तो खुद कॉलेज में हो। तो मैंने उसको बोला कि मैं ना देखता हूँ क्या हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ, मुझे किसी ने नहीं बोला। तो फिर फादर ने कहा कि मैं ना बहुत खुश हूँ, अब तू मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि अगर आप इनकी आधी फीस माफ करवा दो स्कूल में, तो आधी जो है ना ये लोग फिर दे देंगे। मैंने ऐसे उनसे बात की है, और मुझे नहीं पता था कि स्कूल आधी छोड़ देगा फीस। तो फिर फादर ने कहा अच्छा मुझे ये बता कि तू आधी क्यों उनकी छड़वाना चाह रहा है। मैंने बोला आधी फीस, आधे भी जो पैसे हैं ना वो माँ बाप के लिए बहुत अट्रैक्शन होती है। उसकी वजह ये बनेगी कि वो आधे पैसे, वो बच्चे छोटे हैं कोई उसको छोड़ने आएगा बस पे तो उसका किराया लगेगा, तो उसके पास किराया होगा तो वो उसको छोड़ देगा। शुरू में सिखाना पड़ता है बच्चे को कि उसी बस पे जाना है, कहाँ से उतरना, कहाँ जाना है। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगा कि फादर ने वो मेरी बात को आगे किया। तो उनमें से मुझे नहीं पता कितने बच्चे आए, क्योंकि मेरा फिर वहां से मैं फिर मेडिकल हेल्थ की तरफ चला गया। तो मैंने फिर ये सब काम छोड़ दिया सिवाय इसके कि चर्च जाना संडे को और कुछ लोगों से मिलना। और मुझे जो मुझे पढ़ाई का था कि मैं पढ़ूं ज्यादा, तो अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं शेयर कर सकता हूँ मेरी जिंदगी की सीक्रेट। जी जी, मुख्तसर तौर पे ताकि फिर एक राउंड। हाँ जी, जस्ट हाफ मिनट। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे बड़े भाई पढ़ते नहीं थे, तो उनकी पिटाई होती थी अब्बू से, अम्मी से भी। तो मैं अब्बू को कहता, वो रोता था बहुत, गांव की बात कर रहा हूँ, तो मैं अब्बू को कहता था इसको छोड़ दो तो मैं इसकी जगह पढ़ लूंगा, तो इसको नहीं मारो। तो अब्बू कहते थे पुत्र इंज नहीं होंगे। तो उस जमाने में बचपन से मेरे दिल में ये बात आई थी कि मैंने हमेशा पढ़ना है, और मैंने इतना पढ़ा कि 22 साल अपनी एज के मैं पढ़ते ही रहा, 22 साल। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आके पढ़ा। फिर मैंने मास्टर्स के अलावा मैंने और भी बहुत सारे कोर्सेज किए हुए यहाँ पे, तो वो मेंशन करना तो वो फजूल है, क्योंकि वो सेम रिलेटेड है मेरे हेल्थ से, वो मेरे अपने बेनिफिट्स के लिए है। चलें, थैंक यू वारिस भट्टी साहब। फिर दोबारा भी हम आपकी तरफ भी आएंगे, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। नादिया हमीद की तरफ बढ़ते हैं। नादिया हमीद, आप एक तो काइंडली माइक खोलें। आपने हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है जब हम देखते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जिन्होंने तालीम को फोकस किया, मेहनत की, जदोजहद की, वो मुआशरे में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और जैसे आप एडवोकेट हैं और लीगल एक्सपर्ट हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये तालीम है, जो तालीम का जेवर जो इंसान को इन शोबाजात में
जो बड़े यूनिक हैं, जिनमें बहुत कम लोग जो है वो हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं। तो ये एक तो आप ये बताएं कि जैसे दूसरे हमारे पैनलिस्ट ने भी इस बात की तरफ तवज्जो दी, क्या वजह है कि हम क्यों प्रोफेशनल्स पैदा नहीं कर सके? मतलब कि तालीमी शोबे में हो, उसके बाद कोई भी दूसरा शोबा देखें, बहुत कम लोग हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे तालीमी इदारों से दूसरे लोग पढ़े, उन्होंने बहुत तरक्की की, तो हम आगे नहीं बढ़ सके। इसकी क्या वजूहात हैं? काइंडली आप जरा बताइएगा। जी नादिया। फादर जी, मेरे ख्याल में हम लोग एजुकेशन सिर्फ जैसे हमारे मिशनरी इदारे थे, उन्होंने लोगों को एजुकेशन सिर्फ किताबों में रट्टा लगाने की हद तक नहीं पढ़ाई, उनको बेहतर तरीके से इंसान बनने में मदद की, जो कि हासिल करने का मेन पर्पस है। फिर उसको रिलीजियसली भी यूज किया। लेकिन ये एक अलमिया ये भी हमारे साथ रहा कि हम लोगों की फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती। लाइक एक जुमला जो हमेशा लोगों के घरों में हम लोगों ने भी सुना होगा, या हमारे रिलेटिव से या किसी से, कि भाई तुमने कौन सा पढ़ के ज्यादा कर बनना क्या है। तो भी हम लोगों को डिस्करेज जो किया जाता था वो घरों के अंदर से किया जाता है। मोस्टली मैं जो पैनलिस्ट बैठे हुए इन्होंने कहीं ना कहीं ये जुमले अपने रिलेटिव से या घर वालों से सुने होंगे, और यही वजह है कि हमारे लोग जो हैं वो आगे बढ़े नहीं हैं। फिर एक टाइम था, जैसे बाकी पैनलिस्ट भी बता रहे थे, कि हमारे मिशनरी इदारे जो थे वो जैसे मैं क्रिश्चियन इदारे से पढ़ी, सेंट जोसेफ स्कूल से, तो वहाँ पे क्या होता था कि सिस्टर लूप थी कि अगर बच्चा एब्सेंट है 1 दिन या 2 दिन, तो वो जाके पीछे उसकी फैमिली से पता करती थी कि क्या रीजन है कि बच्चा अभी तक स्कूल नहीं आ रहा। तो वो फैमिली बताती थी कि मेरा फाइनेंशियल इशू है या बीमार है, वो उस तरह उसको अकोमोडेट किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे तरक्की करते गए, हमने एजुकेशन को पीछे छोड़ दिया। सिर्फ ये कि हम लोग पैसा कमाने के तरफ दौड़ में शामिल हो गए। इस वजह से हमारे इदारों से क्रिश्चियन बच्चे जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो गए, और वो जब सरकारी स्कूल में गए तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई मज़हब के बेस के ऊपर। इस वजह से भी वो डिस्क्रिमिनेट होते-होते आहिस्ता-आहिस्ता, जो कि कल के डिस्कशन में भी बात की गई थी कि जी हमारे पास स्वीपर्स ज़्यादा हो गए। स्वीपर इस वजह से ज़्यादा हो गए कि हम लोगों ने उनको बताया कि हमारे पास रास्ते और कुछ नहीं है। इस वजह से वो उस रास्ते पे चले। अगर हम लोग खुद एज़ अ पर्सन अगर खुद को मोटिवेट करके एक बच्चे की ज़िम्मेदारी ले ले कि उसको आप उसका एक्सपेंस बेयर करें, नहीं तो उसकी काउंसलिंग करें। अब मैंने डिफरेंट जगहों पे जॉब्स की, इवन कि मैंने बैंक में भी जॉब की, तो वहाँ पे हमारे क्रिश्चियन लोग तो आते थे बच्चे, जो कि स्वीपर की जॉब पे आ रहे हैं। तो कुछ अर्सा के बाद मैंने 1-2 लोगों से लड़कों से पूछा कि बेटा आपको कैसा फील हो रहा है? पढ़ना आसान था ये? कहते हैं बाजी पढ़ना आसान था मैडम, लेकिन क्या करें कि वो अब पहले हम लोग ज़िद करते थे कि हमने नहीं पढ़ना, हम उससे बेज़ार होते थे। अब ये हम सोच रहे हैं कि ये बेहतर है। तो इस तरह कुछ लड़कों ने क्या किया, फर्दर जाके दोबारा से स्टडीज़ को अपनी परस्यू किया। तो हमारे यहाँ ये नहीं एक ट्रेंड है हमारे यहाँ। मोस्टली लोगों को कहा जाता है कि 2 ही प्रोफ़ेशन हम लोगों को क्रिश्चियंस के अंदर, एक तो टीचिंग का, दूसरा डॉक्टर बने। अगर डॉक्टर नहीं बन पाता तो इट्स ओके। अब जब मैं पढ़ाती थी, मेरी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स थे, तो मैंने उनको कहा जी आप बताएं एक दिन के कि आप क्या क्या बनना चाहते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर बने। अब मुझे भी एक टीचर को उसकी कैपेसिटी का बच्चे का पता होता है कि वो आगे क्या बन सकता है, क्या उस क्राइटेरिया को मीट कर सकता है। तो मैंने उनको सजेशन दी, सपोज अगर आप नहीं जा सकते इस प्रोफेशन में तो ऑल्टरनेट। लेकिन हम लोग ये ना फैमिलीज गाइड करती हैं बच्चों को, ना टीचर्स गाइड करते हैं, क्योंकि काउंसलेशन का वो सॉरी इनको कंसल्ट करने का, इनको मशवरा देने का कि आगे आप फ्यूचर में क्या बन सकते हैं, आपके जो स्किल्स हैं उसको किस तरह पॉलिश किया जा सकता है। इस तरह हमको मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से ना हम प्रोफेशनल पैदा कर सकते, आगे अपनी कौम को एजुकेशन के तरफ मायल कर पा रहे हैं। मेरे नजदीक तो ये एक बहुत बड़ी जो कमी है, और हमारे विद द पैसेज ऑफ टाइम इदारे भी जो है क्रिश्चियन बच्चों की बजाय मुस्लिम बच्चों की तरफ वो मेजॉरिटी की तरफ फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसों की तरफ लगते हैं। जी जी। नादिया मीर साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये जॉन भट्टी, सफ्दर जॉन भट्टी की तरफ बढ़ूंगा। सफ्दर जॉन भट्टी, जैसे कि दूसरे पैनलिस्ट को आपने बड़े तहम्मुल से सुना, उन्होंने जो तनाज़ली जो है, जो हमारा डिक्लाइन है, उसकी वजह बयान की, और नादिया मीर साहबा ने एक बहुत नुक्ता पेश किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये तालीमी इदारे जो हैं इनको चलाने के लिए
पैसों की जरूरत होती है बहुत ज्यादा, और जो हमारे मसीही बच्चे हैं शायद वो वालिदैन जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये उस वजह से भी पीछे रह जाते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा इन मुवाफिक हालात जो हैं उनकी वजह से जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए क्या हमारे जो लीडर्स हैं उनके पास कोई प्लान है कि उनको किस तरह दोबारा बहाल किया जा सके, उनको किस तरह पढ़ाया जा सके, या कि कोई विजन नहीं है इस लिहाज से? तो खाली इस हवाले से आप अपना तजर्बा जो आपका है वो बयान करें। जी मैं अभी तक सब पैनलिस्ट की बातें सुनी और मैं सब तकरीबन ज्यादातर इत्तेफाक करता हूँ, सवाए चंद एक दो इख्तलाफात जरूर हैं राय में जो मैं बयान करना चाहूंगा। यहाँ कहा गया कि जो कच्ची आबादियां हैं उनके बच्चे जो है वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मैं कराची को सामने जो अपना तजर्बा सामने रखते हुए बयान करना चाहूंगा कि तकरीबन हर कच्ची आबादी में मिशनरी स्कूल मौजूद है और इन स्कूलों ने किरदार जरूर अदा किया है। मैं मानता हूं कि जिस हद तक करना चाहिए उस हद तक नहीं किया, लेकिन जिस इलाके के में मैं रह रहा हूं कम से कम इसकी मिसाल, एक जिंदा मिसाल मेरे सामने, मैं कईयों बार से मेरा भी ताल्लुक है, वारिस भट्टी का भी ताल्लुक है, वारिस अंजुम का भी ताल्लुक है, और यहाँ हमारे एक बहुत बड़ा स्कूल सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल जिसका बहुत अहम किरदार है इस इलाके की तरक्की में। मैं 1976 में जब इस इलाके में आया तो एक हाथ की उंगलियों पर मैट्रिक पास नहीं गिने, मतलब यह है कि एक हाथ की उंगलियां ज्यादा थी, यानी 5 उंगलियां ज्यादा थी और यहाँ मैट्रिक पास नजर नहीं आता था। लेकिन इस स्कूल ने ये किरदार अदा किया कि आज हर घर में जो है वो ना सिर्फ मैट्रिक पास है, और जो बच्चे यहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़ने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को, ये उर्दू मीडियम स्कूल था लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में आगे पढ़ाया। और इस इलाके की पहचान, पहले हमारे लोग जो है इस इलाके में, मैं एक इलाके की मिसाल दे के बात करना चाहूंगा, बाकी भी इसी तरह है कि पहले जो है वो बहुत मिनियल जॉब्स करते थे और पहचान हमारी फर्क थी। आप समझ रहे होंगे मेरा क्या इशारा है। लेकिन इस स्कूल के किरदार ने इलाके की पहचान बदल दी। उसकी जिंदा मिसाल ये वारिस भट्टी साहब भी बैठे हुए हैं और इस तरह के बहुत सारे नौजवान हैं जो यहाँ से पढ़कर ऐसे ही तालीमी इदारों में आज दुनिया भर में जो है वो अपना नाम जो है वो इलाके का भी और जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं। ये जरूर मैं मानता हूँ कि जिस तरह 1973 से पहले लीडर्स पैदा किए हमारे इदारों ने, आज वो लीडर्स वो क्वालिटी नहीं है। लेकिन फिर भी पढ़ने वाले जो पढ़े लिखे बच्चों की तादाद है, मेरी राय है, हो सकता है बहुत सारे पैनलिस्ट मुझसे इख्तलाफ करें, मैं जो देखता हूँ अपने इर्द गिर्द, जितनी पहले हमारी आबादी भी कम थी अब हमारी आबादी भी ज्यादा है। बेशक बहुत सारे लोग अभी नहीं पढ़े हुए, लेकिन उनकी अपनी जाती भी कुछ वजूहात है और कुछ रुझान है। पहले जो तालीम से जिस तरह आज इंटरनेट की वजह से बच्चे जो है वो बेरारवी या उनका रुझान जो है वो तालीम से, मैं समझता हूँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये मैं एक इशारा दे रहा हूँ कि इसकी वजह से भी बच्चे जो है वो नहीं आ रहे एजुकेशन की तरफ। स्कूल्स अगर मैट्रिक तक स्कूल है तो जिस इलाके में मैट्रिक तक स्कूल है आप इलाके का सर्वे करा के देख लें, बहुत सारे घरों में कम से कम हर घर में जो है उनके बच्चे जो है वो मैट्रिक पास कर जाते हैं। चंद घर हैं उनकी निशानदेही की जा सकती है, कुछ वजूहात की बिना पर बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कूल्स का किरदार नहीं है। स्कूल्स भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन लीडर्स पैदा नहीं कर रहे। लीडर्स जो थे वो 1973 से पहले हमारे क्रिश्चियन जो है वो जज भी थे, जनरल भी थे पहले वक्तों में, और डॉक्टर्स भी थे, बड़े बड़े नामवर। जिस तरह हमने अपने मुल्क की खिदमत की और मुल्क में मुल्क के बड़े बड़े सियासी लीडर, सदर, जनरल और फौज के सरबराह और वो पैदा किए, इसी तरह क्रिश्चियंस में भी बड़े बड़े नाम है जिनके मेरा ख्याल अगर मैं अभी नाम लूंगा तो वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन हम सब उनके नामों से वाकिफ है। लेकिन 73 एक टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद फिर न सिर्फ 1973, फिर एक और दौर आया, 80s का दौर आया, जनरल ज़ियाउल हक का दौर। उस दौर के बाद जो है वो मजीद जो है वो हमारी लीडरशिप की तरफ जाने का जो सिलसिला है वो और ज्यादा रुक गया। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, सियासी भी हैं, कुछ
जिस पर अभी मैं तफसील से रोशनी नहीं डाल सकता। फादर मानी जो है वो मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में सुना, आप इसके बारे में बहुत डिटेल से जानते हैं कि उसकी क्या वजूहात हैं कि क्यों अभी। मैं समझता हूँ कि उस ज़ियाउल हक के दौर के बाद जो नए लॉज आए उसने भी हमारे अंदर जो है वो लीडर्स तक पहुंचने में कुछ थोड़ी सी, और कुछ हमारी अपनी जाती भी, हम जाती तौर पर भी जो है वो लेने की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं, क्योंकि हमें आदत डाल दी गई शुरू से लेने की, और हम थोड़े से कामचोर, मेहनत से घबराने वाले। मैंने जो मैं ये नहीं कहता सब है, आपकी बात लेकिन काट रहा हूं। अभी ये है कि जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको जो उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जो डिजर्विंग है और जो बच्चे डिजर्विंग नहीं है उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनकी मोटिवेशन के इंतजाम करने चाहिए, पेरेंट्स की मोटिवेशन और बच्चों की मोटिवेशन करनी चाहिए। स्कूलों का मियार जरूर बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि स्कूल्स का रोल जो है वो नहीं है अभी हमारी क्रिश्चियन आबादी की तरक्की। जी, ये मेरा पॉइंट है। मैं सफदर की बात से एग्री करता हूँ 100%। स्कूल एक बिल्डिंग है, उसको चलाने वाला इंसान है जी, जो प्रिंसिपल है, जो मैनेजमेंट है। तो बाद मैनेजमेंट इतनी ठंडी होती है, वो उनको उनमें मोटिवेशन सिर्फ अपनी तनख्वाह की हद तक होती है, ठीक है, या कि जी मैं प्रिंसिपल हूँ और मेरे अंदर इतने लोग हैं, ठीक है। तो वो जो उनकी जिम्मेदारी है ना, जो जैसे सिमाब ने की बात कि वो लोग किस तरह से वो जो थे पुराने पहले जो आए जिन्होंने स्कूल बनाए, वो दिल से काम करते थे। तो अब मैं भी एक दो स्कूल को जानता हूँ, वो है तो वो भी मतलब फैमिली से ट्रेंड है, लेकिन वो बात नहीं है उनमें कि उन्होंने और ही उसको क्या कहते हैं, वो एक गोते की बजाय उसने एक गोता और अपनी तरफ से दे दिया। तो जब मैनेजमेंट जो है ना, वो दिल जो है ना, वो वफादारी जो है ना अपने प्रोफेशन से अगर नहीं करेंगे ना, तो हमारे इंस्टीट्यूट डूबेंगे। तो इंस्टीट्यूट इंसानों से बनते हैं, जैसे घर इंसानों से बनता है, अदरवाइज वो मकान होता है। तो मकान तो खाली को कहते हैं, मकान खाली है जी, जी जी जी, तो उसको घर नहीं कहते जी। तो इंस्टीट्यूट। हाँ जी, तो अभी ऐसा है, मुझे बहुत दुख है इस बात का। तो हम लोग काम कर रहे हैं, खुदा करे कि हम लोग उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। तो जो सफदर ने बात की, मैं उससे एग्री हूँ। जो वारिस ने की, वारिस की दो बातों से मैं नहीं हूँ एग्री। जी जी। एक तो ये कि बच्चे जो हैं उनको मुझे जो इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि मैं फाइनेंस करता हूँ, तो मुझे पंजाब से भी, सिंध से भी, इवन पेशावर से भी, मैं उधर का नहीं रहने वाला, मैं करता हूँ फाइनेंस बच्चों को, ठीक है। तो मेरी जो क्राइटेरिया मैं उससे बाहर नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं सबका कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। मेरा क्राइटेरिया जो मैं उस पर रहता हूँ। तो वहाँ मोस्टली फाइनेंस की वजह से, क्योंकि वो बच्चे, किसी फैमिली में 6 बच्चे हैं तो तनख्वाह 10,000 है, तो वो क्या करेगा? तो आज जिंदगी उन्होंने अपनी निभानी होती है, तो बच्चे पैदा हो जाते फिर, तो वो बाद में, इसलिए हमारी हर किसी की जिम्मेदारी है जो पड़ गया। मैं 3 कौमों का जिक्र करूंगा कि यहूदी, पारसी पाकिस्तान में, और आगा खानी, ये जो भी पढ़ जाता है वो उस इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करता है। तो इसलिए वो सारी की सारी कौमें पड़ गई। जब मैं छोटा था स्कूल में, तो मैंने देखा कि वो आगा खानी आलू छोले भी बेचते थे सदर में, लेकिन जब उन्होंने प्लानिंग की, तो आज आप उनको देखो, उनके जाके देखो, उनके एरियाज देखो, हॉस्पिटल देखो। मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी यूज किया। जब मेरे थीसिस थे तो मैं वहां जाता था, मुझे था मेरी WHO की तरफ से, वहाँ हमारा जो अपना डिपार्टमेंट था, मैं जाता था उधर, तो वो मेरा रिसर्च वर्क था कुछ। तो वो तो ये ना करना पड़ता है हम लोग को। अभी हम लोग जितनी मर्जी बातें कर लें, लेकिन जब तक हम हाथ खोलेंगे नहीं ना, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जी जी, वारिस भट्टी साहब, थैंक यू। आपका पॉइंट जो है वो आ गया है, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सिमाब आसिफ की तरफ बढ़ेंगे। सिमाब आसिफ, आपने देखा कि जो एक बहुत अहम नुकता है वो आया कि जो बच्चे हमारे पढ़ नहीं सकते,
आगे नहीं बढ़ सकते। वो मुआशी फैक्टर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वालिदैन जो है वो शायद उनको उनकी फीस जो है वो अदा नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, ठीक है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, तो उनका क्या बनेगा? अभी यहाँ पे बल्कीस दीन है, उन्होंने कहा कि जो चर्च है वो अपनी जो बेसिक जिम्मेदारी है, पास्टिंग द शीप, उनको एजुकेट करना, उनको वैल्यूज देना, उनकी हिफाजत करना, तो शायद हम उससे हट गए हैं। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है उनके लिए, उनको फाल बनाने के लिए हमारे पास कोई विजन नहीं है, कोई हम अपने रिसोर्सेज शायद इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसमें मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि चर्च का काम है कि उसने हमें ये जो जिंदगी हमारी है, ये टेम्पररी लाइफ है, ये खुदावन ने जो जिंदगी दी है, हम इस जिंदगी में प्रिपेयर हो रहे हैं और फाइनली हमने आफ्टर डेथ के लिए प्रिपेयर होना है। ये जिंदगी का मकसद है हमारा। चर्च का एक बड़ा रोल है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की डेवलपमेंट का। ये बड़ी बात है कि चर्च ने दुआ करवानी, कलाम भी, और ये सब चीजें उसका रोल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके साथ साथ ये जो हमारी दुनियावी जिंदगी है, इसमें तालीम बड़ा अहम रोल प्ले करती है। आपको इज्जत दिलवाने में, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने में, आपका स्टेटस जो होगा वो आपकी तालीम के हिसाब से होगा, आपकी अक्ल खुलेगी, आप में शऊर आएगा। अब अलमिया हमारे यहाँ ये चल रहा है कि ये जैसे अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जा पाते हैं, उनको फाल कैसे बनाए जाए। पहली बात तो ये कि देखें कि रीजंस, अभी यहाँ पे एक जिक्र हो रहा था, क्योंकि बीच में मेरा ऑडियो नहीं था, मैं बीच वाली जो डिस्कशन थी वो मैं सुन नहीं सकी। जाती वजूहात की बिना पे रुझान नहीं है, बेरा रवि है, और कुछ काम चोरी की वजह से, ये सारी की सारी बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन देखें, बात सुनिए, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा अपनी कम्युनिटी के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है। चाहे आप लीडरशिप की बात करें, चाहे लोगों की बात करें, लीडरशिप जो है हमारी, चाहे वो चर्च लीडरशिप करें या अदरवाइज करें, जो शायद वो आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए, वो स्पिरिट, वो पैशन, और कुछ काम कर जाने का जज्बा होना चाहिए। जब एक मिशनरी यहाँ पे आया था, तो वो वहां पे ठंडे इलाकों के लोग थे, सोचें, जो लंदन से और इधर उधर से आते थे, ठंडे इलाकों के लोग, और वो जाके सिब्बी में, जेकबाबाद में काम कर रहे हैं, मीरपुर खास में काम कर रहे हैं, इंटीरियर सिंध में काम कर रहे हैं। सोचिए कि वहां पे गर्मी का आलम क्या था। हम यहाँ से उठ के अपने एसी से निकल के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो मिशनरीज वहां से आए और हम जैसों को पढ़ाया। हमारे में शायद उस जज्बे की कमी हो गई है, एक चीज। फिर उसके साथ साथ ये देखें कि जब हम बात ये कर रहे हैं कि पढ़ा नहीं रहे, अब उन घरों की बात करें, उन पेरेंट्स की बात करें जो, देखिए मैं उस बात से भी एग्री करती हूँ जो अभी कही गई कि हाँ, हमारी जो कच्ची बस्तियां, उनमें कुछ स्कूल ऐसे हैं जो भी काम कर रहे हैं, 100% आई एग्री विद रिस्पेक्ट। लेकिन बात फिर वही है कि इन प्रोपोर्शन टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और जो हमारी भी जिस नंबर से क्रिश्चियन कम्युनिटी की ग्रोथ हो रही है, उसके रेशो में जो हमारे स्कूल्स हैं, जो अवेलेबिलिटी और या अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, हमारे बच्चे के पास नहीं है। अच्छा, फिर बात ये हुई कि क्या करना चाहिए, जिसका देखें वही वाली बात कि ठीक है, शायद वो अवेयरनेस नहीं है, शायद उस चीज की इंटेंसिटी का अंदाजा नहीं है कि माँ बाप की प्रेफरेंस क्या है कि मैट्रिक कर ले, किसी पार्लर में बच्ची चली जाए और कमाई शुरू कर दे। उनकी प्रेफरेंस क्या है कि अच्छा जी चलो, लड़का जो है किसी ऑफिस में जाके भले वो कोई प्यून लग जाए, कुछ कर ले ताकि घर में आमदनी शुरू हो जाए। तो वहां पे जाके हमारी सोच ही खत्म हो रही है, वहां पे पेरेंट्स का इंटरेस्ट ही खत्म हो रहा है बच्चे की पढ़ाई में, ना बच्चे का इंटरेस्ट है ना ही, क्योंकि वहां पे स्पेंडिंग करनी पड़ रही है ना, रादर देन अर्निंग मनी यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन द फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म पे, आने जाने के रास्ते पे। वो उस पोजीशन में ही नहीं होते कि जी वो 1 रुपया भी वो वहां पे उस वक्त लगा सके। अर्ली एजेस में हमारे यहाँ पे शादियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से और डिजास्टर क्या है कि वो तालीम से ज़हन खुला नहीं होता, वो वहां पे शादियों पे जोर जल्दी हो जाता है कि ठीक है जी, घर बस जाए जी, घर लड़का जो है वो ज्यादा वो जी आदतों में पड़ा हुआ है, शराब भी पी रहा है, वो शाम में लड़कों के साथ जा रहा है, वो प्रोडक्टिव नहीं है, तो शादी कर लो ताकि किसी ध्यान लग जाएगा, वो बाल बच्चों में पड़ जाएगा। तो वो मल्टीप्लाई कर दी जहालत हमने। वो उन घरों में आपको लड़ाई, मार कुटाई, तलाकों के रेट ज्यादा, वहां पे आपको ये दिखेगा कि हर साल के बाद नया बच्चा पैदा हो रहा है।
अब क्या हो रहा है कि हमारी उस तरफ से पॉपुलेशन क्रिश्चियन कम्युनिटी की बढ़े जा रही है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। अब उसमें क्या है कि शायद हमें एक तो ये कि नंबर ऑफ स्कूल्स पे भी काम करना चाहिए, हमें जो हमारी जो पॉवर्टी है उसको भी आई डोंट नो कि कैसे, लेकिन समहाउ हमें उसको एड्रेस करने की जरूरत है कि किस तरह हम वो मौके फराहम करें। आप और कुछ नहीं हो सकता तो वोकेशनल ट्रेनिंग का देखें, हमारे यहाँ पे कौन से 2 इदारे बड़े, एक YMCA टेक्निकल ट्रेनिंग और एक सेंट पैट्रिक्स, मैं कराची की बात कर रही हूँ, सेंट पैट्रिक्स टेक्निकल ट्रेनिंग। अब ये मैं अरसे से देख रही हूँ, 20 साल से तो मैं ही देख रही हूँ, लेकिन मैंने इसके साथ कोई और मल्टीप्लाई होते हुए नहीं देखे। मैंने उसमें ये नहीं देखा कि हमारे यहाँ ये मौके फराहम करने के जो शायद और बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हैं, आप अपने लोगों को कोई ना कोई स्किल सिखा सकते हैं, और कुछ नहीं तो कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ लेके आ सकते हैं, छोटे छोटे उनके कारोबार करवा के उनको एटलीस्ट किसी तरफ लगा सकते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी सेंट फ्रांसिस स्कूल की, सेंट फ्रांसिस स्कूल का भी बड़ा नाम था, बड़ा उसने एक तकरीबन 45, अगर मैं गलत नहीं हूँ मुझे करेक्ट कर दें आप, 45 इयर्स की उसकी हिस्ट्री है, तकरीबन 22,000 मुझे पता चला कि वहां से स्टूडेंट निकला। तो आज देखिए कि वो कितना डिक्लाइन हो चुका है, उसका वो म्यार भी नहीं है, वो केटर नहीं कर पा रहा। हमारे बाकी जितने हम लोगों ने अभी वो मेरी बहन भी बात कर रही थी, इट्स अ 2 वे थिंग। जब आप एजुकेशन की, क्रिश्चियन एजुकेशन की बात करते हैं तो 2 वे, ये तो हम एटीट्यूड देख रहे हैं ना कम्युनिटी का, लोगों का जिन्होंने पढ़ना है, लेकिन दूसरी तरफ आप उनका भी एटीट्यूड और उनकी स्पिरिट देखें जो इदारे चला रहे हैं। अब फोकस ज्यादा इस बात पे है कि इदारा चलाना है जी, हमने इंस्टीट्यूशन को चलाना है, हमने फीसें देनी है, हमने अपने एक्सपेंसेस को पूरा करना है, हम कैसे करें। आप देखिए रेशो देखें कि कितने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को आप वहां पे एडमिशन देते हैं। हमारे अपने, मैं जाती तजुर्बा है मेरा, सॉरी अगर किसी को ये बात अच्छी ना लगे, मैंने अपने क्रिश्चियंस को लाइंस में लगे देखा है, इन स्कूलों के लिए तड़पते देखा है, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिले हैं, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, वो किसी और मजबूरन प्राइवेट स्कूल जिसकी फीस अफोर्ड करने के वो लायक नहीं होते वहां पे भेजना पड़ता है। आप मुझे ये बताएं कि आज भी हमारे जितने क्रिश्चियंस हैं, वो जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं कि जी ये जो बने हैं इस सारे डीनेशनलाइजेशन के प्रोसेस के बाद और इस सब के बाद, हमारे में आज भी हमें कोई कहीं कहीं डॉक्टर्स भी दिखते हैं, कहीं कहीं इंजीनियर भी दिखते हैं, कहीं कहीं और भी दिखते हैं, हम भी उनकी मिसाल है। लेकिन हम कौन से लोग हैं जिन्होंने शायद बीसियां डाल डाल के अपनी फीसें दी, शायद मुश्किलों से अपने, देखें बड़े स्कूल में पढ़ाना, उसके बाद प्रोफेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना एक आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल है। और जिस फैमिली में 3-3 बच्चे जा रहे हैं, 3 यूनिवर्सिटी गोअर्स की, आप सिर्फ सोचें कि प्रोफेशनल स्टडीज, 3 बच्चों को डॉक्टर बनाने, आप चाहते भी हैं, आप में जज्बा भी है, बच्चे भी लायक हैं, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि आधे ड्रॉप आउट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि चले जी हम नर्सिंग की तरफ चले जाते हैं क्योंकि फीस अफोर्ड नहीं होती है। तो ये सारी वो ग्राउंड रियलिटीज हैं जो हम लोग सारे फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लीडरशिप को, कहीं ना कहीं जो शायद जो कम्युनिटी में शायद किसी जगह पहुंच गए हैं, उनको जरूरत है कि वो वापस मुड़ के देखें, अपने लोगों को देखें, उनकी हालत को देखें। कहीं ना कहीं सबको जरूरत है। जैसे अभी वारे साहब मिसाल दे रहे थे आखानियों की, उन्होंने मिसाल दी पारसीज की, वो ये सारी मिसालें दे रहे थे। वो इसलिए कम्युनिटीज बनती हैं और वहां पे ये साइकिल चलता है। अगर कम्युनिटी ने, फॉर इंस्टेंस हमें चर्च ने सपोर्ट किया, किसी मुखैर या जो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने अगर फॉर इंस्टेंस एक बच्चे की पढ़ाई ले ली और उसको कुछ बनाया, तो साथ ही साथ आपने उस बच्चे के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स उसकी कम्युनिटी के देनी है। आपने उसमें ये एहसास अगर नहीं डाला कि जब वो पढ़ लेगा तो उसने अपने बाद 5 और लोगों को पढ़ाना है, तो आपने वो चेन ही ब्रेक कर दी है। आपने उस बच्चे को तो पढ़ा के शायद उसका फ्यूचर बना दिया है, लेकिन अब पिछली कम्युनिटी को कौन देखेगा? चर्च कितना सपोर्ट करे, शायद जो साहिब हैसियत लोग हैं वो कितना सपोर्ट करें, अगर आपकी कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है और वो एहसास एक दूसरे के लिए नहीं है। तो शायद इन सारी चीजों के साथ, जहां पे हमें तालीम पे बहुत जोर देने की जरूरत है, वहीं पे हमें जरूरत है कि आपने पेरेंट्स के लिए भी कोई काउंसलिंग, कोई गाइडेंस, कोई मोटिवेशन कोई के प्लान्स करने। क्योंकि अगर आपने बस्ती में स्कूल भी बना लिया बिलफर्ज, आप उसको बहुत अच्छा चला रहे हैं, आपके पास वो बच्चा जब छुट्टी करके वापस गया
तो वो वापस उसी माहौल में चला गया जहाँ पे उसको डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट मिलना है कि फिर स्कूल चला गया था, वो ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये कर लेता, वो कर लेता। तो वो सोच को भी तो बदलना है ना। जब हम सोच बदलेंगे, वो स्पिरिट लेके आएंगे, तो उससे हम अपना शायद कम्युनिटी की बेटरमेंट कर सकेंगे। जी 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 सैमसन जवेद साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा। एक आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आपका खुद भी आप एनालिसिस है, आप नामवर सहाफ़ी हैं और कॉलमिस्ट हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, एक तो ये फैक्टर्स हम बता रहे हैं, और हमारे नाजरीन जिन्होंने मैं अभी अभी ज्वाइन किया है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे खास तौर पे, हम बताना चाहेंगे कि आज का ये जो डिस्कशन है, ये बड़ी वाइटल डिस्कशन है जो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से इसको हम पेश करते हैं। ये बहुत पॉपुलर चैनल है और जो हमारा मौजू है वो तालीमी तजुर्बात और आगही है, कि एक तो हमारे खुद जो तालीमी तजुर्बात है और किस तरह हम इस अवेयरनेस को आगे जो बढ़ा सकते हैं। तो उस हवाले से ये सारी डिस्कशन हो रही है जिसको पेश किया जा रहा है। सैमसन साहब, जैसे सिमाब आसिफ साहबा और दूसरे भी हमारे पैनलिस्ट इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक तरफ तो एक तरह का, दो तरह का निज़ाम है, कि एक तो जो अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन को बच्चों को, और कुछ है जो नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये है कि जो नहीं कर सकते उनके लिए हमारी पॉलिसी क्या है, वो चाहे वो सोशल लिहाज से हो या चर्च के अंदर हो, हमारे क्या प्लान्स हैं उनके लिए। तो इस हवाले से आप अपना तजर्बा कोई बयान करेंगे? जी जी जी। एक तो कुछ लोगों ने ये कहा कि जब ये सिमाब बोल रही थी तो उन्होंने ये कहा कि आप प्लीज स्टैंडर्ड हम कैसे एजुकेशन का बढ़ा सकते हैं, स्टैंडर्ड कैसे बढ़ा जी सकते हैं, या जी 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 प्रमोट कैसे कर सकते हैं, प्रमोशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। सिमाब आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ा शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मेरा तलक जो है सूबा बलूचिस्तान कोयटा से है, तो मैं थोड़ा सा शेयरिंग करूंगा कि कई जगह पे जो पॉलिसीज जो असल में चर्चिज इसलिए कहते हैं कि चर्चिज के साथ स्कूल अटैच थे। जी चर्चिज ही स्कूल को चलाते थे। उन्होंने जो फिर जाऊंगा, माजी में जाऊंगा कि इंग्लिश और उर्दू मीडियम थे। वहां पे दो बड़े इंस्टीट्यूट थे बॉयज के लिए कोयटा में, एक था ग्रामर स्कूल और दूसरा जो है वो सेंट माइकल स्कूल था। सेंट माइकल स्कूल में अचानक जो है एक पॉलिसी चली कि चूंकि हमने दुनिया के साथ चलना, वक्त के साथ चलना है, सेंट माइकल स्कूल को उन्होंने इंग्लिश मीडियम की तरफ लाने की कोशिश की। अब पहले तो उसको मॉडरेट किया कि एक साथ उर्दू मीडियम भी रख के उसको अपग्रेड करने के लिए इंग्लिश मीडियम का भी स्टार्ट लिया। अब आप अगर सेंट माइकल की हिस्ट्री देखें तो बड़े बड़े आला नाम आए हैं वहां से, इंस्टीट्यूट से, जो आज भी हैं वहां पे। CSS ऑफिसर भी किए, सियासतदान आपके जो वहाँ जुएद माइकल हैं वो भी वहाँ के इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए हैं। सलीम सादक हैं, वहाँ भी वो CSS ऑफिसर थे, सेक्रेटरीट में थे, सेक्रेटरी थे। बड़े नाम, बहुत सारे यूनिवर्सिटी, अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, वहां से सेंट माइकल से निकले हैं। तो वहां पे जब इन्होंने इंग्लिश मीडियम लिया तो हुआ क्या कि गरीब जो लोग पढ़ते थे उस उर्दू मीडियम सेंट माइकल में, क्योंकि ग्रामर स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम था वहां तो दाखला ही ममनून था जो क्रिश्चियन मतलब गरीब लोगों का, कि फीसें नहीं दे सकते। बड़ी कोशिश के बाद वहां पे दाखला शुरू हुआ। अब हुआ क्या है कि वहां पे जो एक क्रिश्चियन पुअर कम्युनिटी थी, वो तो इंग्लिश मीडियम का जो है सामना ही नहीं कर पाई। सामना इसलिए नहीं कर पाई कि इंग्लिश मीडियम जब आप करते हो तो जाहिर है सिलेबस में चेंज आती है, फिर उसके रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि उसकी ट्यूशन का सारा वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से ड्रॉप होने शुरू हो गए। उनका एक ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट है वो चलते गए, बड़ी मेहनत जो है वो करनी पड़ गई। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा सेंट माइकल के आज भी जो हिंदू थे या दूसरे थे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे आए हैं। डॉक्टर, मेरे अपने स्टूडेंट, क्योंकि मैं इंग्लिश वहाँ पे एक जर्नलिस्ट भी था और मेरा सब्जेक्ट बायो केमिस्ट्री पढ़ाया, हमेशा से अच्छा रिजल्ट उसने बायो का 100 दिया है।
90 यहाँ केमिस्ट्री का दिया है। तो कुछ जो पॉलिसीज जो हैं वो हमारी कम्युनिटी में बड़ी नज़रअंदाज किया हमारी कम्युनिटी को कि वो बेचारे वो ड्रॉप आउट भी हुए उस मेयार के नहीं। अब क्या हुआ है, सेंट माइकल टोटल ही गया उसमें जो चूंकि वो कैंट एरिया में था, वहां पे जो आर्मी ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि वो पास ले ये ले। तो मैं ये जो प्रमोशन की बात हो रही थी कि हम कैसे प्रमोट करें, यहाँ हमें पॉलिसीज को बहुत लाना पड़ेगा, हमें ख्याल करना पड़ेगा कि हमारी जो एक कम्युनिटी एक जो इस बढ़ती हुई एजुकेशन के स्टैंडर्ड पे नहीं बढ़ सकती, तो उसको किस तरीके से हम उस स्टैंडर्ड पे लाएंगे। क्योंकि वालिदैन जब पढ़ा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो ट्यूशन देने के काबिल नहीं है, तो वो कैसे इस मेयार पे जो पूरा उतरेगा। तो उनके लिए हमें जो है सोचना है, हमें नए अज़म के साथ नए इंस्टीट्यूट का, जैसे इनका वारिस भट्टी साहब का एक ख्वाब है जो ये प्रमोशन कर रहे हैं। मैं इनकी बात को, जब इनके साथ मेरी इस आज के प्रोग्राम की बात हो रही थी, तो यही हो रही थी कि हम कैसे कैसे अपने नए अदारों के लिए या कैसे मोटिवेट करें कि जो ओवरसीज में रहते हैं वो कैसे इन इंस्टीट्यूट की तरफ ध्यान दे जो ये छोटे तबके को ऊपर ला सकते हैं। क्योंकि हम अगर कहें कि जी आज बड़े पढ़े लिखे खानदान भी हैं, बड़े भी हैं, इसी तरह जो बहुत सारा ईसा नगरी है या महमूदाबाद में कुछ एरिया ऐसे है, सारा महमूदाबाद को हम या वो नहीं कह सकते कि उनका बड़ा स्टैंडर्ड है, या Yes. कश्मीर कॉलोनी है, या और बहुत सारे जो है वो अब तो बहुत अख्तर कॉलोनी है, बहुत सारी है। कराची से मैं बड़ा बाखूबी वाकिफ हूँ। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो नई आबादी आई है आपकी शुरू में आई है, वो बहुत सारे, या आप खुदा की बस्ती ले लें या और सारे ले लें, वहाँ पे इतना स्टैंडर्ड नहीं है कि वो अवेल कर सके इंग्लिश मीडियम को। हमें इसी तरह मैं अगर पंजाब में भी जाता हूँ कि हमें जो है कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो लेनी पड़ेगी अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम इस स्टैंडर्ड जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड आ रहा है बढ़ रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, कंप्यूटराइज हो गया है, साइंस ने बड़ी ली है, तो हमें जो है इन एक छोटा तबका है उसके लिए भी सोचना है कि उसको हम कैसे लेके चलेंगे। अदरवाइज वो बहुत नीचे लोग भी जाएंगे, स्टैंडर्ड भी जाएगा। अभी बहुत सारे सवाल ऐसे आए हुए हैं कि जो है वो स्टैंडर्ड कैसे अपलिफ्ट करें। ये स्कूलों का, हमारे स्कूलों का स्टैंडर्ड है। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ, फादर जी आप जी ले नहीं, थैंक यू सैमसन साहब, आप बिल्कुल ज्यादा नहीं बोले और बहुत अच्छी आप बातें कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि अभी हम ये जो सारी गुफ्तगू है इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ लेके आते हैं। तो जैसे कुछ लोग जो हैं वो भी क्वेश्चन भी कर रहे हैं और शायद हम सारे क्वेश्चन जो है वो ले भी ना सकें। एक क्वेश्चन जो है वो बार बार आ रहा है कि ये किस तरह हम मोटिवेट करेंगे। एक तरफ हम कहते हैं कि जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सके, और हमने इस बात भी तरफ भी इशारा किया खासतौर पर सीमाब आसिफ ने कि हम नए अदारे नहीं बना सके, नए स्कूल नहीं बना सके, हम जो स्कूल हैं उनको हम प्रमोट नहीं कर सके, अपग्रेड नहीं कर सके, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं। तो बेसिक क्वेश्चन जो है वो जो लोग भी बार बार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कैसे होगा, कौन करेगा, इसके लिए कोई आप हमारे पास कोई अमली तजावीज हैं? जी मैं जवाब दे सकता हूँ इसका? जी ये सिर्फ आप नहीं बल्कि दूसरे भी पैनलिस्ट, जी पैनलिस्ट दूसरे भी जवाब दे सकते हैं। इस पे थोड़ा सा इनपुट मैं भी दूंगी। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये अमली तजावीज जो है हम ले लेते हैं। सबसे पहले नादिया से पूछते हैं क्योंकि वो काफी देर से खामोश है। जी नादिया। फादर जी, ये मोटिवेशन जो है ना, हमें एक तो फैमिली लेवल पे भी, इसके अंदर हमारे चर्चेस बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि अगर पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाएगा, जैसे हम लोगों के कुछ लोग बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, नहीं पढ़ते, किन वजहों की वजह से, अगर फैमिली अफोर्ड भी कर रही है सारा कुछ है, क्योंकि हमारी फैमिलीज में नमूदो नुमाइश का बहुत सारा रिवाज है कि फैमिली अगर एक शादी पे जा रही है तो
तो वो 2-3 जोड़े तो बना लेगी और वो 2-3 हज़ार रुपए का, 4,000 रुपए का वो तो अफोर्ड कर लेगी। लेकिन जब बच्चे की एजुकेशन के ऊपर आएगी, तो वो अगर 1,000 रुपया महीना का वो उसके ऊपर यूज़ कर सकती है, तो इस तरह की फैमिलीज़ भी हैं। तो हमें पहले चर्च को किरदार अदा करना चाहिए कि उनको मोटिवेट करें कि भई एजुकेशन जो है, वो आपकी इन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात आ जाती है कि बच्चे जो कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की तरफ की वजह से नहीं पढ़ पाते। मैं इसमें अपनी ही मिसाल दूँगी क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फादर एक अकेले कमाने वाले थे और बाकी मेरे बहन भाई थे। तो उसमें क्या हुआ मैंने सेकंड ईयर के बाद खुद ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और साथ में जॉब करके एजुकेशन में यानी एज़ अ टीचर भी है ना मैं उसी एक फ़ेज़ का एक हिस्सा था कि मैंने अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू किया। तो हमें बच्चों को माइंडसेट को ये जो माँगने वाला हाथ है ना, वो उसकी आदतें खत्म करनी होंगी कि भई अगर आप सपोज़ आपके अंदर इंटरेस्ट है, आप पढ़ना भी चाह रहे हैं, तो आप अल्टरनेट खुद बना सकते हैं। आपकी फैमिली अफ़ोर्ड नहीं कर रही, आप बहाना ना बनाएँ, आप खुद भी एफ़र्ट कर सकते हैं। हाँ, ये है कि उसमें से आपको थोड़ा-सा अपनी जान को भी थोड़ा-सा स्ट्रेस देना पड़ेगा कि आप एक टाइम में जॉब कर लें, इवनिंग में जॉब कर लें, मॉर्निंग में आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकें। अभी तो इस तरह के इंस्टीट्यूट हमारे पास अवेलेबल हैं, अकेडमीज़ अवेलेबल हैं कि वो सपोर्ट करती है कि जो सुबह में जॉब कर रहे हैं लोग उनको शाम में पढ़ा देती हैं। इवन कि अब संडे कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं। ऑनलाइन हमारे पास सोर्सेज़ है। तो ये एक जो है कि हम लोगों के पास एजुकेशन खुद को मोटिवेट करना है। फैमिलीज़ नहीं है कि हर जगह कोई इनको फाइनेंस करेगा। आप जो फाइनेंस कर रहे हैं या उनको हेल्प कर रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनके क्राइटेरिया हर बंदा नहीं मीट कर पाता। तो क्या एजुकेशन का जो फैक्टर है वो हम निकाल दें लोगों के अंदर? अब ज़रूरी नहीं है कि जो केमिस्ट्री में एक बच्चा बहुत एवरेज है, क्या वो डॉक्टर बनेगा या वो साइंटिस्ट बनेगा? हो सकता है वो उसी अपने स्किल को यूज़ करते हुए इसी फील्ड के अंदर कुछ और नया कर सकता है। तो हमें पूरी ये है कि हम लोग उनको मेंटली तौर पे तैयार भी करें कि हमें अल्टरनेट सोर्स बताने हैं। अब हमें एजुकेशन के जो ब्रांचेज़ हैं, बेसिक एजुकेशन को अगर ले लिया है, तो आगे हम हायर एजुकेशन में जाके वो और तरीके का उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ आर्मी में चले गए, वो उस तरह की कैपेसिटी नहीं रखते थे, फिज़िकल कैपेसिटी रखते थे, वो आर्मी में चले गए। जो मेंटल कैपेसिटी रखते थे, वो डॉक्टर्स भी बने हैं और आगे फिर उन्होंने प्रोग्रेस की है। मेरा खुद का स्टूडेंट है, अभी मैं नाम तो उसका कोट नहीं करूँगी। उसने एक साइकोलॉजिस्ट वो बना, बहुत अच्छे तरीके से ब्राइट स्टूडेंट था। अब फैमिली अफोर्ड नहीं कर रही, फैमिली को उसने रन करना है और उसने मेरे से कॉन्टैक्ट किया कि जी मैं कोर्ट के अंदर वैकेंसीज़ आई हैं कि वो कोर्ट ऑफिसर्स की। और मुझे तो वो चीज़ सुन के बहुत गुस्सा भी आया और मैंने उसको डाँटा कि भई कोर्ट ऑफिसर तुम्हें क्यों बनना है? कि भई एक वो ऑफिस बॉय की तरह तुम इतने अच्छे एजुकेशन हासिल की है, अपनी फैमिली ने तुम्हारा साथ दिया, तुम भी खुद ही एफर्ट करके पढ़ते रहे हो, तो क्यों नहीं तुम और बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ देखो? अपने स्किल्स को इस तरह ज़ाया मत करो, एजुकेशन में रहो, लेकिन उसको खुद पॉलिश करते जाओ। वो वक़्त के साथ-साथ वो होता गया, अब वो आर्मी में अच्छी पोस्ट पे है और एज ए डॉक्टर ही साइकोलॉजिस्ट ही उसको लिया गया। तो हमें वक़्तन-फ़वक़्तन अपने लोगों को खुद मोटिवेट करते जाना है। और जहाँ तक बात आ रही थी कि हमारे एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, उनको नंबर्स को बढ़ाया जाए। तो अगर मेरे ख्याल में मैं तो यही सजेशन देती हूँ, सपोज़ हम लोग नई बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, नया फर्नीचर नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, हमारे पास मॉर्निंग की क्लासेस होती है, वो हम डबल शिफ्ट में करते हैं, उसको इवनिंग में ले जाएँ। रिसोर्सेज़ वो ही यूज़ किए जा सकते हैं। इसके साथ-साथ वो क्या होगा कि जो इदारे हैं, उनको अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी और लोग जो है वो ज़्यादा उससे मुस्तफ़ीद होते जाएँगे। जहाँ तक क्रिश्चियंस की बात है, तो वो हम लोग खुद उनके अंदर यही हमारे क्रिश्चियन इदारे ही हैं, जो कि एक वाइटल रोल अदा कर सकते हैं। और अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ दिन-ब-दिन जो हमारे क्रिश्चियन इदारे हैं, जो हायर एजुकेशन की तरफ है, वो कम हैं। और ना ही कोई प्रोफेशनल हम लोग अभी तक यूनिवर्सिटी या इदारा बना सके हैं। इवन के लॉ कॉलेज हमारे पास खुद का नहीं है क्रिस्चियंस का। जी वारिस भट्टी साहब, वो मुझे नादिया से वो इन्होंने कहा कि जी उनका कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं कर सकते। हमें जब सूरज की रोशनी लेनी होती है ना तो कमरे से बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। तो सूरज का क्राइटेरिया यह है कि बाहर आओगे तो रोशनी मिलेगी, तो वो कमरे में नहीं आएगा, ठीक है। मैं यहाँ यूरोप में रहा हूँ, इतने साल हो गए, हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा इधर तो पर्ची नहीं चलती है,
पर्ची लगाओगे या लोगे तो अंदर हो जाओगे, ठीक है। तो इधर आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इधर पाकिस्तान में क्राइटेरिया इजी है, मुफ्त, ठीक है, यहाँ नहीं है बहुत। और फिनलैंड की मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को नहीं पता होगा कि चूड़खाने का नाम सुने आप लोगों ने स्कूल का? जी 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 बिल्कुल। उसको आज तक वो जो उसका डायरेक्टर होता है, जो बॉस होता है, वो फिनिश है, फिनलैंड का, ये चला रहा है उसको, ठीक है। आज तक फर्स्ट टाइम लास्ट जो चेंज हुआ था वो किसी और कंट्री का था, फिनलैंड उसको कितने साल हो गए उसको जब से है, तो फिनलैंड उसको चला रहा है, ठीक है। और ज़िया ने निकाला फिनिश लोगों को, फिनलैंड वालों ने एजुकेशन में पाकिस्तान का बहुत साथ दिया है और फाइनेंस किया उसको। तो इसकी पॉपुलेशन सब लोग को नहीं पता कि 5.5 मिलियन है, सिर्फ 55 लाख, 2055 लाख से ज्यादा का हमारा मोहल्ला होता है, ठीक है। और फिनलैंड वाले अभी भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में भी कोई करता होगा, ये लोग ये एक तरह की ना साल में एक दफा बोली लगाते हैं कि जी पाकिस्तान में 100 बच्चे हैं सपोज करो, तो लोग वो एक दिन इन्होंने रखा था टीवी पे, आधे घंटे का प्रोग्राम है, 1 घंटे का, तो लोग फोन करके कहते हैं मैं इस बच्चे को, उसकी फीस बोल देते हैं जिम्मेदारी, तो वो 5 साल की, 10 साल की या फॉरएवर की लेते, तो 10-20 यूरो से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं पड़ता। लेकिन आपको पता है एक इंसान के साथ क्या होगा, उसकी जिंदगी बनेगी। मैं पढ़ गया, मेरे बच्चे किसी और जुबान में पढ़ गए, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ और कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं नहीं पढ़ता, मैं कैसे उनको कर लेता, पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। आप लोग किसको पता है लियाकत नेशनल कयूमाबाद से कितने किलोमीटर होगा अबाउट? आवाज नहीं आ रही सफदर? ये माइक खोलें प्लीज। जी खोला। कितने किलोमीटर होगा लियाकत नेशनल कयूमाबाद से अबाउट? 15-20 किलोमीटर। चलो 15 लगा लेते हैं। मेरे पास किराया नहीं होता था, वेरी प्राउड, मैं सच बोलता हूँ। मैं चले जाता था उधार लेके पैसे, आते हुए मैं पैदल आ जाता था, क्योंकि मुझे जाना जरूरी था, मुझे पढ़ना जरूरी था। आते हुए मुझे कोई इतनी नहीं होती थी कि मैंने पढ़ लिया, क्लास ले ली, तो मैं पैदल आ जाता। तो सारा टाइम नहीं होता था, अक्सर हुआ मेरे साथ। और फिर मैं ऐसा था, खुदा ने मुझे, मैं 100 गुना नहीं कहूँगा, 1000 गुना मल्टीप्लाई किया। मेरे दोस्तों के पास नहीं होते थे, मेरे पास भी 5 रुपए होते थे, वो मांगते थे, मैं दे देता था। मैं पैदल आया था, मैंने नहीं कभी किया, क्योंकि वो गाँव के थे, पंजाब के थे, तो उनको कौन सपोर्ट करता। तो वो आज भी मुझे याद करते हैं। तो खुदा ने मुझे हमेशा सरफराज किया, और मैं आज भी बैठा हूँ, आज भी तैयार हूँ कि किसको जरूरत है, लेकिन उसको दयानतदार होना बहुत जरूरी है। फर्मा बरदारी जो है ना, वो आपकी सक्सेस है। सर मेरे कहने का पर्पस ये था कि हम लोगों को जिस तरह आपने अपनी मिसाल दी कि आप पैदल चल के और वो सारा कुछ करते थे उधार करके, तो हमें वो लोगों के अंदर वो सेंसिटिविटी डेवलप करनी चाहिए कि वो एजुकेशन से, अपनी तालीम से, अपनी तरक्की की तरफ इतने ज्यादा जुड़ जाएं कि वो उनको जो रास्ते में जो छोटी छोटी हर्डल्स आएंगे, वो जरूरी है कि उनको एक मजबूत इंसान बनाने के लिए, तो वो उनके अंदर वो जो पढ़ाई की चाहत है वो हमें उनके अंदर डालनी, और वही चाहत हमें उनकी फैमिलीज के अंदर भी लेके आनी। मेरे अंदर पढ़ाई की चाहत, तो मेरे जब डैड ने मेरे भाई को मारा तो मुझे आई कि उसको छोड़ दो तो मैं पढ़ूंगा इसके बदले में, ठीक है। तो वो तो पढ़ा नहीं, तो मैं पढ़ गया, तो मैं पढ़ते ही रहा, फिर तो बहन भाई को पढ़ा दिया। तो ये जी फादर जी, अगर मैं थोड़ी सी बात हर हाल में एक बात मैं भी जी आई होप कि मैं बात नहीं काट रही, मैं वहां पे बात कर रहे थे कि किस तरह से मौके फराहम किए जा सकते हैं। हम इस बात पे बात कर रहे थे, जहां से फिर हमारी बात काफी आगे पीछे हो गई। देखें, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की एजुकेशन बेहतर हो, तो उसके लिए दोनों साइड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्च का रोल भी और जो इस वक्त हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल भी। देखिए, जो पहले ही समझ रहे हैं कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, जो पहले ही नहीं चाह रहे कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, या बच्चे नहीं चाह रहे कि वो पढ़ें, तो आप उनसे गिला शिकवा क्या करें? वो तो कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ना, वो तो कहते हैं कि नहीं जी हमारे बच्चे के लिए नौकरी ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो 4-5 हजार 10 हजार कमा सकता है वो ठीक है। जरूरी है कि चर्च का इसमें एक रोल है, जैसे वो सरमन देते हैं, खुदावंद के बारे में बताते हैं, खुदावंद के अहकामात के बारे में बताते हैं, उसी तरह वहीं पे जितने लोग जहां पे भी मिलते हैं आपको, आप उनको एजुकेट करें कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, उससे फर्क क्या पड़ेगा।
उस ये तो चर्च का रोल हो गया, जो पेरेंट्स को शायद अवेयरनेस देंगे या मोटिवेशन देंगे ताकि वो एटलीस्ट उस तरफ सोचें कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, फैमिलीज को वो उस तरफ को उनका रुझान लेके आएंगे। दूसरी तरफ बात ये कि जब आपने इन माँ बाप को, इन फैमिलीज को अब जब आपने मोटिवेट कर लिया और वो तैयार हो गए अपना बच्चा स्कूल भेजने को, तो जब वो जाएंगे अपने क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन लेने, तो उनके बच्चे को तो मिलना नहीं है क्योंकि तो वो गरीब है। वो तो वैसे ही वहां पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, गेट से शायद आपको फॉर्म भी ना मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप चाह रहे हैं टू बिगिन विद, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं आप पहले उनको तो यूटिलाइज करें। शायद हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करने की जरूरत है। एक आम क्रिश्चियन ने नजर उठा के जब देखना है तो उसको सबसे पहली अपॉर्चुनिटी हमारे यही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैटर कर सकते हैं। आपने अपने एक्सपेंसेस चलाने हैं, आप चलाएं, लेकिन आपके पास जब हजारों में आ रहा है बाकी कम्युनिटीज के बच्चे हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, तो आपके पास कौन सा वो कोटा फिक्स है कि आपने अपने क्रिश्चियन बच्चे साल के इतने या ये इनका हम लोगों ने ख्याल करना है। ये कहते जरूर हैं कि हम करते हैं, लेकिन मैं खुद भी इस बात को देख रही हूँ, मैं उनका हिस्सा भी हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन ये है कि हमें जितना संभालना चाहिए हमने अपनी कम्युनिटी को इतने बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद नहीं संभाला। फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी चाहिए है, एडमिशन पॉलिसीज में भी। एग्री। आपने कोटा फिक्स कर दिया कि हाँ जी हर चर्च से 2 बच्चा 3 बच्चा या क्रिश्चियंस को जो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल करेंगे, तो फिर बाकी सारे किधर जाएंगे? ठीक है, आप 100% नहीं कर सकते, लेकिन आप मैक्सिमम को तो केटर कर सकते हैं। आपके पास किधर? उसके बाद एक और सितम, एक और रीजन हमारे अपने जो क्रिश्चियंस हैं उनमें रिलक्टेंसी होने का, और जो वो डिस्करेज होते हैं जब बच्चे आ भी जाते हैं, तो टीचर्स का भी रवैया शायद और बाकी सबका भी उतना पॉजिटिव नहीं होता। एक तो उनको ये पता होता है कि ये फाइनेंशियली वीक है, दूसरा ये पता होता है कि हाँ जी ये पर्ची पे आ गए होंगे, तीसरी एक और बात ये है कि देखें चूंकि उनको वो माहौल नहीं मिल रहा होता पीछे, तो वो जब आते हैं तो शायद उनका उतना ध्यान भी नहीं होता पढ़ाई में, शरारती भी ज्यादा होते, तंग करने भी वाले। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, ये मेरा जाती तजुर्बा है। हर क्लास में जहाँ पे सबसे ज्यादा कोई गड़बड़ हो रही होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पकड़ते हैं तो हमारा अपना क्रिश्चियन बच्चा निकल आता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जिस वक्त उसके साथ जो ट्रीटमेंट है, शायद काउंसलिंग, उसकी गाइडेंस करनी चाहिए, उसको जो उस वक्त समझाना चाहिए, उतना इफेक्टिव हमारा रोल नहीं होता, जिसकी वजह से हम भी एक रीजन खुद बन गए हैं। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या वो टीचर्स एक वजह बन गए हैं हमारे अपने क्रिश्चियन बच्चे के ना पढ़ने का। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये सारी चीजें रिव्यू करने की जरूरत है। उसके अलावा जो हमारे अगर हम एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो जितने हमारे अपने क्रिश्चियंस जो पढ़ लिख गए हैं, जो अच्छी जगहों पे, उनका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें, उनको छोड़ नहीं दें, कम्युनिटी के साथ जोड़ें, उनको लेके आए, उनके लेक्चर्स करवाएं अपने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के साथ, और उनको बताएं कि ये जज है, ये डॉक्टर है, ये कर रहा, ये कर रहा, ताकि उनको एक अपना उनके साथ रिश्ता जोड़ें और बताएं कि आप ये बन सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं जो इस वक्त हमारा एजुकेशन का हाल है, आप यू गो बैक टू 1857, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद उस वक्त मुस्लिम जो थे सब कॉन्टिनेंट में, वो अपने बच्चा स्कूल भेजने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये गोरे की तालीम देंगे, ये इनको रिलीजन से दूर लेके जाएंगे। तो सर सैयद अहमद खान ने सिर्फ जुबानी कहे नहीं जा रहे थे कि बच्चे भेजें, पढ़ाएं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप्स किए थे, उन्होंने स्कूल्स बनाए थे, उन्होंने उन स्कूल्स में उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेने के लिए इस्लामियात को कंपलसरी कर दिया, उन्होंने जो इंग्लिश में किताबें थी उनको ट्रांसलेट किया, उन्होंने वो गजेट निकाला, उसके बाद उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, उसके बाद उन्होंने स्कूलों के साथ साथ एमयू कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, फिर कॉलेज बनाया। हम जो बात करते हैं कि जी वहां से जो बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स निकले, राइटर्स निकले, जिनकी मिसालें देते हैं, वो तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकले। तो अगर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, तो एट द मोमेंट जो लोग सब कर सकते हैं उनको यूनाइटेड होना है, उनको सोच बदलनी है, जिसमें बिल्कुल 100% हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अपने बच्चों को के लिए रास्ते खोलने हैं। वो रास्ते नहीं खोलेंगे। देखें जितनी बाहर की कम्युनिटी है, बहुत सारे पर्सनली मैं लोगों को जानती हूँ, ये वाले साहब हमारे सामने खुद ही मिसाल बैठे हुए हैं, जो कि चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली हेल्प करके भी अगर वो हमारे बच्चों को
पाकिस्तान के क्रिश्चियन बच्चों को अगर वो हेल्प कर सकते हैं और एजुकेशन दिला सकते हैं तो वो करना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कौन किस इदारे में आप इतना 100% ट्रस्ट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ पैसा लगाने को तैयार हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी पे लगाने को तैयार हैं। और आपको ये पता है कि जब हम इस मकसद के लिए भेज रहे हैं कि हमारा अपना क्रिश्चियन बच्चा पढ़े, तो आपको ये पता है कि आपका वो पैसा जो आ रहा है वो सही बच्चे तक, सही क्रिश्चियन फैमिली तक पहुंचेगा भी कि नहीं। इसलिए हमें अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। हमें जो स्कूल्स हैं उनके ऑडिट्स को, जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं उनका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए ताकि वो भी इनकरेज हो। देखें, जरूरत तो हमें है, इस वक्त फाइनेंसिस की जरूरत तो है ना, लेकिन कहाँ भेजा जाए, किसको भेजा जाए, किस तरह से भेजा जाए, उन इदारों को भी ज्यादा मेरा ख्याल है कि स्ट्रांगली करने की जरूरत है। इसके साथ एक और चीज, शायद मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ प्लीज। वो टाइम तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया। एक्चुअली बातें बहुत ज्यादा हैं, दिल पे बोझ बहुत ज्यादा है, करने वाली बातें बहुत ज्यादा हैं। तो खैर मैं फिर यहीं पे समराइज अपनी बात को खत्म करूंगी कि एक और इसमें बड़ा फैक्टर जो चेंज लेके आ सकता है, जो सोच में चेंज लेके आ सकता है, वो है टीचर्स। जो हमारे यहाँ टीचर्स हैं, जो क्रिश्चियन टीचर्स हैं, देखिए हम ही टीचर्स हैं ना, हम ही छोड़ के जा रहे हैं इदारे अपने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 4 जगहों पे और कर रही हूँ। मेरी अपनी एक कमिटमेंट है कि मैंने अपने क्रिश्चियन इदारे को सर्व करना है, इसलिए मैं अपने इदारे के साथ काम कर रही हूँ। लेकिन इन कंपैरिजन जो मुझे बाहर से सैलरी मिलेगी या जो मुझे जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, वो कोई कंपैरिजन नहीं है जो मुझे एक अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिल रहे हैं। मेरी चूंकि कमिटमेंट है और मैं अपनी कम्युनिटी को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं आज भी कहती हूँ कि नहीं, मैं कहीं पे भी काम कर रही हूँ, मेरी जो खुदावंद ने मुझे बरकत दी है, जो सिखाया है, वो मेरा तोड़ा है, वो मैंने अपने लोगों के लिए काम करना है, इसलिए मैं वापस चली जाती हूँ, मैं वहीं पे काम कर रही हूँ। लेकिन हर एक के दिल में ये बोझ नहीं होता। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये रिवाइज करने की जरूरत है कि मार्केट में अगर आपको बेहतर, देखें, जिसने बहुत मेहनत कर करके माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाया है, वो चाहेगा कि उनके फाइनेंशियल हालात बेहतर हो, और अगर उसको मार्केट में बेहतर जॉब मिल रही है, बेहतर पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। हमारे अपने लोग ही सारे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। अगर एक जगह आपके पास ऑप्शन होगा कि अपने क्रिश्चियन इदारे में काम करना है या दूसरे में, आप क्रिश्चियन इदारा इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि वहां पे बहुत कम सैलरी है। आप रिवाइज करें अपनी सारी चीजों को, अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करें, अपने लोगों को खींच के रखें, अपने लोगों को जोड़ के रखें अपने साथ। जी बातें और बहुत सारी है, मगर अब जी ओवर टू यू। यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग भी बैठे हुए हैं, जो प्रिंसिपल भी थे, अब लेक्चरार भी थे, लेक्चरार भी हैं, हम उनकी तरफ भी चलते हैं, तो उनसे पूछते हैं। एक मैं यहाँ 1-2 लाइन बोलूं, सॉरी अपना सफदर साहब, 1-2 लाइन के बाद आप शेयर कीजिएगा। एक तो जब इनकलाब आया थोड़ा सा कुछ 20 साल पहले, तो बड़े यंगेस्ट ने जो है, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, 10th क्लास, उन्होंने बाइबल लेके निकला करते थे, घरों में जाया करते थे। ये रेवोल्यूशन कह लो कि क्या था। तो मेरी आंटी जो मिसेस गेल आशर अजीम की वालदा है, मेरी छोटी खाला है, ये उनका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वो बड़ी जुनूनी किस्म की थी। हमेशा उनको कहती थी, या आप जाते हो बाइबल की बातें करते, लोगों को एजुकेशन की तरफ उनको को तालीम दो, बच्चों को तालीम पढ़ाओ। यहाँ मैं एक जिक्र छोटा सा करना चाहूंगा कि मैंने डॉन बॉस्को का जिक्र नहीं किया। सेंट जॉन बॉस्को वहाँ बड़ा इंस्टीट्यूट उन्होंने लिया। पहले तो अल्फला था, वो मिशनरी पॉलिसी की बात करूंगा, छोटी सी करके फिर आगे चलूंगा। वो उनकी पॉलिसी ऐसी हुई कि वहाँ पे अल्फला था, जहाँ पे बड़े लोग पैदा हुए, उसको बंद किया। उसके बाद जॉन बॉस्को आया, वहाँ पे इस वक्त बहुत जबरदस्त किस्म का वहाँ से पशीन और दूर दराज जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहाँ हॉस्टल रखा हुआ है। वहाँ पे इस वक्त काफी बेहतर सूरत हाल है। क्योंकि मैं जिक्र नहीं कर पाया था, इसलिए मैं करूंगा, क्योंकि मैं भी लोग ये नहीं कहें कि वहाँ पे जॉन बॉस्को ने बड़ी जो है वो कर रहा है। इसी तरह यूहन्नाबाद में भी जॉन बॉस्को ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल किया है। तो जो है वो अब सफदर साहब आप शेयर करेंगे सारा सिस्टम है। फिर एक और बात प्लीज, इन्होंने जिक्र किया कि मैं पैदल जाता रहा हूँ कितनी दूर पे, या मेरे पास वसाइल नहीं थे। वो वक्त और आपका वक्त, आप तो कहते हैं कि हमारे पास, बच्चे कहते हैं हमारे पास मोबाइल होना चाहिए,
हमारे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए जिस पे हम एजुकेशन के लिए जाएं। कितना फर्क पड़ गया उस वक्त का, लेकिन ज़हनों में, दिमागों में फर्क पड़ा है। मैं सफदर साहब, आप सूरत हाल को सारी को समेटते हुए देखें, ये जो मैंने एक किया बात। जी सफदर साहब। जी सैमसन साहब, आपकी आवाज मुझे समझ आई। इस टॉपिक को काफी हद तक सिमाब ने कवर कर लिया है। चंद एक बातें मैं ऐड करना चाहूंगा, तकरीबन उन्हीं की बातों को एंडोर्स करते हुए। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये ड्रॉप आउट होने वाले बच्चे हैं या जो बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे, इनकी मोटिवेशन का सिलसिला जितना इफेक्टिवली चर्च कर सकता है उतना शायद कोई और नहीं कर सकता। तो इसका जिक्र सिमाब ने भी किया कि चर्च को हमारी मजहबी तालीम के साथ साथ इन चीजों की तरफ भी और ज्यादा इफेक्टिवली जो है वो टाइम देना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि पहले वक्तों में जो हमारे चर्च लीडर थे, उनकी कनेक्टिविटी, उनके लोगों तक रीच ज्यादा थी। लेकिन आज जो है वो इबादत कराने की हद तक है, और चूंकि लोगों के इस वजह से जो मसाइल है उनके, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट के चर्च लीडर्स को अपना थोड़ा सा रोल बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो जितना बेहतर तरीके से मोटिवेट कर कि वो एजुकेशन की तरफ आए। पहले भी जो मिशनरी आए थे उन्होंने तालीम हासिल की। अब ये सिलसिले में थोड़ी सी कमी आई है, जिसकी वजह से मोटिवेशन में भी कमी आई है। तो रिस्पेक्ट के साथ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फैमिलीज के साथ अपना कनेक्शन जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, अपने सर्मन्स में मोटिवेशन ज्यादा लाएं। तो इस तरह जो है, और इसके अलावा जो लोग हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो ओवरसीज में जा चुके हैं, हम सब मिलकर एक नेटवर्क बनाएं जिस तरह के चाहिए, और हम चर्च को भी सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी एजुकेशन की तरफ लाने के लिए। तो अकेले अगर हम सब, और हमें ये आदत डालनी चाहिए कि अगर हमने किसी अदारे से कुछ लिया है तो हमें वापस भी करना है। जब तक हमने ये एक सेंस, जैसे कि मेरी वारिस भट्टी के साथ अक्सर इंटरेक्शन होती रहती है कि मैंने मैं इस वक्त मेंशन करना चाहूंगा, वो गाहे बगाहे इसको रोल को अदा करते रहते हैं। हम सबको, और जो भी लोग सुन रहे हैं, हम सबको ये आदत डालनी है। अगर हम एक बच्चे की जिम्मेदारी लें उसकी पढ़ाई की, बेशक उसकी 100% फीस ना दें, क्योंकि 100% देंगे तो वो मुफ्त की कदर नहीं करेंगे। चाहे 20% ही पेरेंट्स से लें, लेकिन उस बच्चे को कामयाब बनाए। यकीन जाने, अगर हमारी वजह से कोई बच्चा कामयाब हो जाएगा और वो कल को ये कहेगा तो हमारे जीने का मकसद जो है वो पूरा है, ताकि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर सकें। लेकिन चर्च का रोल एक सेंट्रल रोल होगा। जहां तक हमारे तालीमी इदारों को आवाज कट गई, नेट प्रॉब्लम वहां हो गई है। तो जी सैमसन साहब, क्योंकि ये जो हमारा मौजू है बहुत वास्ट है और इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। पहले ऑलरेडी हम नियरली 2 आवर्स जो है वो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसी मौजू को मजीद प्रैक्टिकल सजेशंस के साथ किसी और वक्त भी इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। सिमाब आसिफ साहबा की तिशनगी जो है वो बहुत है, मुझे पता है उनके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन्होंने बहुत सारी अभी इस पे रोशनी डाल दी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास अभी वो 2 घंटे तकरीबन होने वाले हैं। मेरा ख्याल है इस जी थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया और थैंक यू फॉर योर ऑल योर शेयरिंग। मैं चाहूंगा कि अभी लेट अस कंक्लूड
let us conclude our whole topic जो हमने डिस्कशन की उसमें हमने मुख्तलिफ चीजों आपकी बात के बाद मुझे 3 जुमले कहने हैं, शायद 15 सेकंड लगेंगे। जी जी मैं अभी आपकी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरिया अपना पानी खुद नहीं पी जाता, दरख्त अपना फ्रूट खुद नहीं खा जाता, और सूरज अपनी रोशनी खुद नहीं रख लेता। तो खुदा ने हमें दिया, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दो। जी 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 वारिस भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आपने बात की। मैं चाहूंगा कि हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं और एट द एंड कंक्लूडिंग वर्ड्स के तौर पे आपका मैसेज जो है, जो पावरफुल मैसेज है, जो आपने सारी कन्वर्सेशन के बाद आपने देखा, वो प्रैक्टिकल मैसेज हो सकता है, वो कोई आप पॉइंट कोट करना चाहते हैं कोई चीज मैसेज की शक्ल में। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर पैनलिस्ट। नादिया हमीद साहबा, व्हाट मैसेज यू हैव एट द एंड, कंक्लूडिंग मैसेज सारी कन्वर्सेशन के बाद। जी मैं कंक्लूडिंग मैसेज यही दूंगी कि हम लोग को इदारों ने हमारे पॉलिटिशियंस ने 2% कोटा तो ले लिया, वो कि हमें वो सारी कम्युनिटीज को, यानी सारी जो है मिनॉरिटी के लिए हमारे क्रिश्चियन इदारे जो है वो कोटे के बेस पे ना चले, वो मैक्सिमम जो है हमारे क्रिश्चियन लोगों, ताकि हम एक मजबूत और पढ़ी लिखी कौम में कर सके एक दूसरे। जी 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 बहुत शुक्रिया। वारिस अंजुम साहब, व्हाट वुड बी योर कंक्लूडिंग मैसेज? सिमाब ने कहा कि जो हमारे अदारों से जो लोग निकल जाते हैं उनको छोड़ नहीं देना चाहिए, उनके साथ दोबारा भी कनेक्ट रहना चाहिए। और मैं इस सिलसिले में अपने स्कूल के हवाले से एग्जांपल देता हूं कि हमारे स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट जो हैं, ओल्ड वेरियन, उनका अक्सर, मैं असल में स्कूल में काफ़ी सालों से मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं, यहीं से मैं यहीं का मैट्रिकुलेट हूं और गुज़श्ता 30 सालों से, तो मैं पुराने स्टूडेंट से को जानता भी हूँ, यहीं से हमारे हाथों से निकल कर गए हैं और उनसे मेरा गाहे बगाहे ताल्लुक रहता है जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में है। तो वो ओल्ड वेरियन स्कूल का जिक्र होता रहता है, तो मेरे ज़हन में अपने इस अदारे के लिए यही प्लान है कि मैं उनको जो है वो एक पॉइंट पर उनको कनेक्ट करके, तो उनके सामने यही प्रोग्राम रखा हुआ है। जी कुछ नेट प्रॉब्लम है, जब तक वो उनका नेट ठीक होता है तो वारिस भट्टी साहब आप आखिरी इसको कुछ। जी जी कंक्लूडिंग मैसेज। जी मुझे शुरू में लग रहा था कि कैसे करेंगे ये प्रोग्राम ना, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये तो टाइम ही बहुत कम है। ठीक है, तो क्योंकि वो सब में कुछ ना कुछ वो है कि कुछ करने की मुझे बहुत खुशी हुई है कि सिमाब वो है, नादिया को भी बहुत कम टाइम मिला है और सफदर को भी बहुत कम टाइम मिला। तो अब इसका यही रिक्वेस्ट है सैमसन साहब से कि एक हमें दे चांस और। जी जी तो ये आपके लिए ही था, लेकिन देखो कितनी खूबसूरत आपकी बहुत बड़ी ये ख्वाहिश थी कि हम ऐसा करें, लेकिन प्रोग्राम के हमारे साथ बहुत लोग हैं। ये जो हमने एक रुख लिया इसका, मेरा लिए बेटरमेंट है हमारे लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छा हम निकले हैं थोड़ा सा कराची से, थोड़ा कम से कम हम कराची की उम्माबाद से थोड़ा बाईपास कर गए हैं या किस तरह कर दिया, लेकिन प्रोग्राम एक अच्छी क्वालिटी में तो मैं वेरी श्योर कि मेरे दोस्त हैं वो अच्छी पोजीशनों पे हैं, हम उसी स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो स्कूल के बच्चे ने गोल्ड मेडल भी लिए, वैसे भी हैं, मैं भी उनसे मिला, लेकिन मैंने उनसे बात की, वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि हम पैसे की वजह से कोई कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाएगी, तो वी कैन डू इट। हम इन पैसों से एक नया स्कूल भी खोल सकते हैं, लेकिन वही बात है, ट्रांसपेरेंसी और ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसका एक सिस्टम होता है, मैंने चूंकि यहाँ पे ये सिस्टम पढ़ा, मैं उसके साथ अटैच हूँ, तो मुझे पता है फिर वो किस तरह से करना है।
ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी कौम आगे आगे जाए। मैं बहुत हर्ट होता हूँ जब कभी कभी देखता हूँ डॉक्यूमेंट्रीज, वो भट्ठे पे ईंटें लगा रहे हैं, वो बात सब उनमें से खुद भी कुछ निकलना भी नहीं चाहते। मैंने देखा सीसर चौधरी को मर गया बेचारा, वो भट्ठों पे जाता रहा, और भी बहुत सारे लोग आज भी जाते हैं। मेरे को एक रिलेटिव भी है जाते हैं वो उनपे, तो वो किसी और तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है फिर बाद में। वारिस भट्टी साहब, असल में गुजारिश ये है कि मैंने भी भट्टे के जो काम करते हैं उनके लिए काफी काम किया या स्टडी की। असल में इन लोगों ने पेशगियां ली होती हैं, एक भट्टे से ली पेशगियां, वो उधर से चीट करके आगे चले जाते हैं, मसाइल अपने लिए पैदा करते हैं ये लोग, लेकिन फिर आगे लेके फिर पैसे लेके उनसे फिर उनके साथ लगे रहते हैं। इस तरह इनके जो है मसाइल से निकल नहीं पा रहे। बहुत सारे जो लोगों ने इनके लिए काम किया, सिस्टर सबीना वहां पे काम कर रही हैं, उनकी बेटी काम कर रही हैं, सिस्टर चौधरी की बेटी कर रही हैं, मिशेल चौधरी कर रही हैं इनके लिए काम। वो आप ठीक कहते हो, वो नहीं निकलना चाहते, उनके लिए सिलेबस भी आया। ये अपने प्रोफेसर अंजम पाल भी उनके लिए काम करते रहते हैं छोटे बड़े सिलेबस के लिए। लेकिन असल बात यह है कि इनको किस तरह किया जाए। कल कितनी बड़ी बात है कि जो कह रही थी शनीला रूथ कह रही थी कि ये लोग जो कोई सेंट्री वर्कर्स मैं यूज करता हूँ कि सेंट्री वर्कर्स और बढ़ रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम कैसे आगे चलाएंगे। तो अभी मेरा ख्याल है सिमाब ने क्लोजिंग वर्ड कर लिया। मैं सिर्फ एक आयत बोलना चाहूंगी। ये जितनी बातें हम लोगों ने की हैं और हम चेंज की बात कर रहे हैं और हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के चेंज की बात कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ एक चीज को अगर सामने रखें कि बाइबल में लिखा है कि जो करो जी जान के करो कि खुदावंद के लिए करते हो। अगर सिर्फ ये सोच के हम करेंगे तो हम सब चीजें ठीक कर सकते हैं। जी जी। सफदर जॉन भट्टी साहब का कंक्लूडिंग मैसेज रह गया, काइंडली प्लीज। दोस्तों, आज की डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल रही और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा मैसेज जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा होगा। और जो खास इसके कंक्लूडिंग बात यह है कि हमें ये नेटवर्क बनाने चाहिए और अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो एजुकेशन के लिटरेसी रेट है वो बढ़ सके। और ना सिर्फ एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़े बल्कि हमारे लोग प्रोफेशनल हाई प्रोफेशन तक भी आगे जा सके। उसके लिए भी हमें जब ये नेटवर्क बनेगा, जब तंजीमें बनेंगी, तो उस पर भी जो है फिर क्राइटेरिया बना के काम करने की जरूरत है, ताकि सिर्फ ये नहीं कि मैट्रिक पास इंटर पास हम बना के छोड़ दें। हमें भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और हाई प्रोफेशन की तरफ बच्चों को लेके जाने की जरूरत है। उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है कि सिर्फ ये कि मैट्रिक और इंटर काफी नहीं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। सीमा बासिफ साहब, आपकी तरफ कंक्लूडिंग मैसेज जो है, अगरचे आपने काफी आज मुझे लग रहा है कि आज मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा बोला, लेकिन बात ये क्योंकि मैं प्रैक्टिकल फील्ड में हूँ, क्योंकि उसके साथ साथ मेरा अब एक काफी वास्ट एक्सपीरियंस हो गया है हमारी कम्युनिटी से बाहर काम करते हुए। मैंने गवर्नमेंट के इदारे के साथ काम किया, मैं यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ वो फर्क और मैं देख रही हूँ वो सारी कमियां। देखिए, जब हम सॉट एनालिसिस करते हैं ना, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने थ्रेट्स को देखते हैं, तो उससे हमें सीखना है और उससे आगे बढ़ना है। सिर्फ यही बात कहूंगी कि everyone in the community shares in the responsibility of educating all members of the community. हम पढ़ गए हैं तो हमारा फर्ज है और हमारा शेयर बनता है कि हमारी कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स भी पढ़ जाएं। जी जी, बहुत शुक्रिया। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से जो आज का पैनल था, जो सेशन था तालीमी तजुर्बात और आगाही, मैं समझता हूँ कि बड़े आसान तरीके से पैनलिस्ट ने अपने तजुर्बात को शेयर किया है और प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर हैं नादिया हमीद और बाकी जो है वो एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच वारिस भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वारिस संजम, सफदर जॉन भट्टी साहब, नादिया हमीद और सीमाब आसिफ साहबा, आप सबका मैं सैमसन जवेद भट्टी और अपनी तरफ से और जावेद भट्टी और बहुत सारा तकनीकी अमला है जो इस नेट को चलाने में हमारे साथ होता है, तो
वो सब उनकी तरफ से हम आपके मशकूर है कि आपने बड़ा कीमती वक्त अपना दिया और हमारे साथ शामिल रहे। आइंदा भी हम इस तरह की नशिस्तें रखेंगे ताकि जो नाजरीन जो बहुत ज्यादा, ये चैनल जो है जब हमने शुरू किया तो बहुत अच्छी हमें फीडबैक मिल रही है। अभी देखें नेट पे आप जब देखेंगे इन वीडियोस को तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी एफर्ट है, क्योंकि इसमें बातचीत जो है वो करनी चाहिए किस तरह हम आगे डेवलप कर सकते हैं। तो मैं सैमसन जवेद साहब की तरफ बढ़ूंगा कि टुवर्ड्स द एंड इफ यू कुड कंक्लूड। जी, मैं एक ये बात खास करना चाहूँगा कि हमें जो चर्चेस वाली एक हदें हैं उनसे बाहर निकलना है। अगर चाहे वो कोरोना वायरस है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे और है, उसमें हम सब ने एक चर्चेस का एक रखा हुआ है कि ये फलां चर्चेस ये कर रहा है, फलां चर्चेस ये कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, इस तरह की इस चर्चेस से हमें निकलना है। तो इसी के साथ जो है वो आप अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल भी रखें, और ऐसे फैक्टर्स जो अपनी साख होते जा रहे हैं, जो खसूसन मैं ये फिर कहूँगा कि जो चर्चेज में ले मैन को लाया था, उस ले मैन को उसका काम ये नहीं कि ले मैन को अब छोड़ दे। ले मैन को ही खूबसूरती है कि चर्चेज को ले मैन को चले, उसकी फलाह बहबूद के लिए आगे बढ़े। जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने अपने ना सिर्फ उन्होंने तालीम दी, बल्कि उनको खाने का सारे सिस्टम उनके साथ चले। हमें फिर नए जोश व वल्वले के साथ आना है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और हम खुदा हाफिज, नेक तमन्नाएं, और हम फिर मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। जो है वो वारिस भट्टी साहब और हमारे सफदर साहब, वारिस अंजम साहब, नादिया, हमीद, क्या पता कि हमें वारिस साहब को कोई कानूनी जो है वो मशवरों की जरूरत हाँ, हो, मुझे बहुत जरूरत है, नादिया की जरूरत पड़ेगी मुझे। हाँ जी, क्योंकि ये स्कूल के लिए काम करते हैं, स्कूल के लिए। ये खुदा ना सा नादिया ये नहीं सोचना कि शायद इनको किसी और काम के लिए, इनको जरूरत पड़ती है अपने स्टूडेंट के लिए, स्कूल के लिए जरूरत पड़ती है। इसी तरह सिमाब, आसिफ, मैं आपके लिए तालियां भी बजाता हूँ। थैंक यू। इंतहाई बहुत एक जोश और वेरी गुड। वल्वले के साथ आप आई, और आप आगे भी आएंगी। हमारी जो मैंने और फादर मानुएल नजीर मानी ने एक यूथ प्रोग्राम शुरू कर रखा है। हम इस जुमे को आने वाले हैं बलोचिस्तान में। उसके बाद जो है हमारा एक आखिरी जो है वो 4 अक्टूबर से 5वां सेशन है, जिसमें हम खसूसी आप सिमाब और वहाँ से सरगोदा से जो है वो रबीना फरोज साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी यूथ के साथ ये एक लीडरशिप का लेके आए। एक उनको लीडरशिप होती क्या है, लीडरशिप का लेक्चर देते हुए हम बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने का और चलने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।